साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स का ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है। अगर ये वीडियो अगर आपने देख ली, ओएलसी पे क्वेश्चन पूछा, वाईफाई पे पूछा, मेटावर्स पे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए स्टैटिक नहीं है। आप लोग को इसका फंडा समझना होगा। हुआ बना के रखा है मार्केट में करंट अफेयर हमने बनाया है एक, इसमें सारा स्टैटिक कवर है। न्यूज में क्या होता है साइंस एंड टेक में, 3G से 4G में चले गए, 4G से 5G में चले गए, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं हम लोग, एआई पे काम कर रहे हैं। दीज आर द करंट टेक्नोलॉजीज। अब बात क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब है। कॉपी निकाल के लिखना चालू करो। व्हाट इज आईसीटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स-रेज, गामा रेज, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। एप्लीकेशन ऑफ दीस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब रेडियो पे काम करते हैं। दैट इज नॉट अ वाईफाई कनेक्शन, दैट्स अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वाईफाई इज अ नेटवर्क ओवर व्हिच द इंटरनेट इज ट्रांसफर्ड। बोलेगा वाईफाई फास्टर कि लाइफाई फास्टर। बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। अब चलते हैं 1G के जमाने में। 90s के बाद से आना चालू हुआ 2G वाला सिस्टम। दैट मेड द लव स्टोरी पॉसिबल, दैट्स एनर्जी प्रोपेगेट करेगा। अब आते हैं वेब 1.2, 2.2 एंड 3. आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को मिलता था। अब यहाँ पे क्या आप नहीं कर सकते हो कि 30% टैक्स है आपके एनएफटी, आपके भी ब्लॉकचेन से प्रॉफिट हो रहा है। अब एनएफटी समझते हैं, एनएफटी क्या है। ब्लॉकचेन का पहला एप्लीकेशन इज योर क्रिप्टो करेंसी एंड दे हैव टू गो टू द ब्लॉकचेन। व्हाट इज एनएफटी, ध्यान रखना मेरी बात। दिस इज व्हाई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में नहीं अलाउड है। मेटावर्स आपके इस साल 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा। अब आते हैं एआई के ऊपर। दो तरह के एआई पढ़ा रहा हूं मैं आपको। चैट जीपीटी इन दोनों के बीच में आता है। क्या सारा काम जीपीटी कर सकता है? डीप सीक क्या है? गूगल सर्च में आप जो करते हो, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड व्हिच विल बी रिफ्लेक्टेड इन एआई मॉडल। आपके न्यूरोट्रांसमीटर कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, क्वांटम एंटांगलमेंट। अब इन सब का एप्लीकेशन क्या है ये समझना है, लेकिन आई कैन गिव यू द एश्योरिटी, इस क्लैरिटी के साथ आपको ना कभी समझ में आया होगा। अगर इसको आगे अलग बात है, 90% लोग को बता सकता हूं मैं, ब्लॉकचेन में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, जो आज आ जाएगी। आप एवरीवन, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स का ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है। और पता है, अगर ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम इस पॉइंट से आते हैं। ये दिस इज व्हाट इज योर आईटी एंड कंप्यूटर्स। इसमें विल टॉक अबाउट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 4G पे क्वेश्चन पूछा, वोल्टी पे क्वेश्चन पूछा, ओएलसी पे क्वेश्चन पूछा, वाईफाई पे पूछा, ब्लूटूथ पे पूछा, रेडियो वेव से पूछा, इन सब पे क्वेश्चन पूछा, वेब 3.0 पे क्वेश्चन पूछा है, मेटावर्स पे क्वेश्चन पूछा है। ये सारी चीजें जो पूछ रखी है यूपीएससी ने, और जो चीज पूछ सकती है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। ठीक है, इसमें देखो मोस्टली स्टैटिक ही है। अभी एक्चुअली में स्टैटिक नहीं है, आप लोग को इसका फंडा समझना होगा। फंडा इसके लोग हवा बना के रखा है मार्केट में, करंट अफेयर करंट अफेयर। साइंस एंड टेक के लिए पढ़ने का एकमात्र सोर्स ही करंट अफेयर था, बिकॉज वो जो मैगजीन आती थी, मैगजीन में सारे स्टैटिक कवर्ड होते थे। लोग कहीं और से पढ़ते कि साइंस कोई था नहीं उसका। हमने बनाया है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, इसमें सारा स्टैटिक कवर है। और यार ये कोई स्टैटिक नहीं है, दिस इज द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ऑफ 3 to 5 ईयर्स। आने पिछले 5 सालों में जो भी चीज आपकी न्यूज में रही है, जिस तरह डेवलपमेंट हुआ न्यूज में, क्या होता है साइंस एंड टेक में, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है ना यार। 3G से 4G में चले गए, 4G से 5G में चले गए, वेब 3.0 में चले गए, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं हम लोग, यही सब कर रहे हैं। जो भी चीज़ एआई पे काम कर रहे हैं, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, मोदी जी अक्सर बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो दीज़ आर द करंट टेक्नोलॉजीज़ एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़। अब बात क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब है। ये सब कैसे नहीं पता होना चाहिए हमको? सब पता होना चाहिए, और सब पता होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहली चीज़, आपका मैं पूरा अटेंशन चाहता हूँ कि आप इस 1 से 1.5 घंटे में ना कहीं जाएँगे, ना कहीं आएँगे। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स की वीडियो समझ के ऐसे बैठ के मत देखना, सो के मत देखना, हाथ-पैर चलाना, पैर नहीं हाथ चलाना। एक कॉपी निकालो और कॉपी निकाल के लिखना चालू करो। कुछ भी एक-एक वर्ड लिखो, नहीं तो नींद आएगी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ इज़ योर आईसीटी। व्हाट इज़ आईसीटी? इज़ योर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भूल जाओ सब। मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ एक चीज़ व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसमें आपको दिखाता हूँ पहले कुछ चीज़ मैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स-रेज, गामा रेज। These are the electromagnetic spectrum, मतलब these are electromagnetic waves. What is wave? Wave is something, सिंपल भाषा में बताता हूँ, which will propagate the energy. अगर मैंने यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस करी है, वो वेव क्या करेगा, उस एनर्जी को कैरी करके ले जाएगा। वेव इज नथिंग बट अ कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है कि कहीं से भी एनर्जी निकलती है ना, तो ये वेव उसको कैरी करता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना। क्या साउंड एक तरह से एनर्जी इमिट करेगा? हाँ, करता है। क्योंकि बहुत कुछ अगर हम काम करते हैं, जैसे मान लो कि बिजली चमकती है, तो उसमें थंडर लाइटनिंग के टाइम में बहुत जोर की बादल गरजने की आवाज़ आती है। दैट इज़ व्हाट? साउंड। साउंड एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब साउंड उसको हम तक पहुँचेगा और लाइट भी हम तक पहुँचेगा। बट ये साउंड और लाइट दोनों वेव है। ठीक है? दोनों अलग-अलग तरह के वेव्स हैं। कैसे? साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कहाँ से आया? ये लाइट। इसलिए हमको बिजली चमकती दिखती है। पहले क्या दिखता है? बिजली दिखती है। बाद में क्या दिखता है? बाद में क्या सुनाई देता है? साउंड बाद में सुनाई देता है। इसका मतलब कि दीज़ 2 आर कैरिंग द एनर्जी। एक पहले लेके आ पाया, एक बाद में लेके आ पाया। अरे हाँ, इसका मतलब एनर्जी की कैरी करने की स्पीड भी होती होगी, कुछ ना कुछ होती होगी। अच्छा, इसका मतलब कि ये दोनों अलग तरह के वेव्स हैं। कैसे पढ़ें इनको? मैं पढ़ाता हूँ आपको। 2 मिनट दे दो मुझे। ठीक है? मैं आपका 10 मिनट खाऊँगा, लेकिन 10 मिनट में ये कांसेप्ट जो है, ये आपके ज्योग्राफी, आपके एनवायरनमेंट, ये आपके जनरल साइंस हर जगह यूज़ क आपको आएगा। ठीक है? मैं आपको पहले वेव्स का सिस्टम समझा देता हूँ शॉर्टकट में एकदम। वेव जो होती है मेरे पास प्राइमरीली 2 तरह, बहुत तरह की होती है, बट मेरे को 2 तरह की पढ़नी है। एक को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मैं ईएमडब्ल्यू बोलता हूँ, और एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मैं बोलूँ तो आपको सिंपल भाषा में समझना है, साउंड वेव्स। मैकेनिकल वेव का वन ऑफ द एग्जांपल इज योर साउंड वेव्स। कौन सा वेव्स? साउंड वेव्स। अब साउंड वेव चलता कैसे है? आपने साउंड प्रोड्यूस किया, अब ये साउंड यहाँ से मैं बोल रहा हूँ जाएगा माइक तक, माइक उसको एम्पलीफाई करेगा, आप तक पहुँचाएगा, सिस्टम तक पहुँचाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। आप स्पेस चले जाओ, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। यू कैन नॉट हियर योर वॉइस स्पेस में। क्यों? स्पेस में वैक्यूम है।
इसका मतलब दिस साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। इसको क्या चाहिए सर? इसको चाहिए मीडियम। इसको क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट। अब ये मीडियम जो होगा ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सबसे फास्ट किसमें ट्रैवल करेगा? सॉलिड में करेगा। क्यों? इसका एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। इसका और एग्जांपल है आपका सिस्मिक वेव। व्हाट इज सिस्मिक वेव? जो अर्थक्वेक आती है आपके ज्योग्राफी में, वो सिस्मिक वेव यहाँ पे आ जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं, फास्टेस्ट वेव ट्रैवल करती है सॉलिड में। समझा? आप बचपन में देखा होगा कि बेंच पे रख के एक दोस्त वहाँ बेंच के उस कॉर्नर पे है और मारते थे तो उसको आवाज आती थी कान में। क्यों? क्योंकि वुड वुड है, वुड सॉलिड है, वो उसको ट्रैवल कर रहा था। समझ आई बात? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। ये क्या है? ये ऐसी वेव है। अब बताओ, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं है। हवा नहीं है, हवा की जरूरत नहीं लाइट को। लाइट तो बस ट्रैवल करती है भाई साहब। इसका मतलब कि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये कैसे चलता है? ये ऐसे 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 करके चलता है। मतलब पास 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 दूर दूर दूर, पास 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 दूर दूर दूर। मतलब क्या? पास 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 दूर दूर दूर, ऐसे क्या चलेगा? पास 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 दूर दूर दूर, पास 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 दूर दूर दूर, ऐसे चलेगा। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। ये इस तरीके से प्रोपेगेट करता है। आपकी अर्थक्वेक की वेव भी इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। सिंपल भाषा में समझ गए? इसके लिए मीडियम की जरूरत है। मैं अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करूं तो इसकी कहानी मुझे पढ़नी है। ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है साहब? ये ऐसे ट्रैवल करता है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था? यस। और एक इसने एक चक्कर यहां तक लगाया, ठीक है? अरे बोलो यार, नहीं समझे? अब मुझे एक बात, मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। एक मिनट, इसको मैथ्स वाले समझ जाएँगे, मैथ्स नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ग्राफ समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ऐसे गई। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। मतलब क्या? ऐसे करके अप डाउन ट्रांसवर्स चलेंगी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसने एक रिवॉल्यूशन, इसका एक चक्कर बनाया इसने, ये 2 चक्कर बनाया। क्या इसके बाद वेव फिर से रिपीट हो रही है? इतना ये है, उतना ये है? यस। तो इसका मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इसने एक रिवॉल्यूशन कवर किया। बोलो यार, एक साइकिल कंप्लीट किया। तो मैं बोलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल इज़ कंप्लीटेड। क्योंकि इसके बाद फिर सेम फीचर रिपीट हो रहा है, देखो ना। फिर ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यानी इतना पार्ट एक साइकिल, इतना पार्ट एक साइकिल। अरे बोलो यार, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस साइकिल में जो सबसे 2 ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूँ, ठीक है? जोड़ दूँ, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अच्छा, और जितने देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब कि मैंने ये यहाँ पर था तो मैंने टाइमर स्टार्ट करा और जब यहाँ पे पहुंचा तो मैं टाइमर रोक दिया। जितना करा, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उतने टाइम पीरियड में इसने एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे बता दो, 1 सेकंड में इसने कितने चक्कर लगाए? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ, अगर अगर ये वेव जो है इस तरीके से है और इस तरीके से है, यानी इतने दूर में एक चक्कर लगा गई, ठीक है? तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? 1/t फार्मूला होता है उसका, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इतना मोटा-मोटा आइडिया लगा है आपको? अब इसको बात समझिए। मैं अगर बोलता हूँ आप मेरे को इस वेव को देखो, इसके और इसके बीच में ये वाला वेव जो है, क्या ऊपर का दोनों पॉइंट दूर-दूर है क्या? यस, बहुत बड़े डिस्टेंस में है। तो क्या इसकी वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी क्या? यस, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसमें देखो ऊपर का पॉइंट बहुत पास-पास में है, क्या वेवलेंथ कम होगी? हाँ, इसमें तो बहुत ही पास में है, वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। अरे बोलो, यस। अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये क्या है वेव? वेव यहाँ की एनर्जी को उठा के यहाँ लेके जा रही है। अगर ये बहुत ऐसे-ऐसे करके जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जल्दी लेके जा रही है, स्पीड ज़्यादा होगी। और जब जल्दी लेकर जाएगी, तो क्या ये वेव आपस में पास-पास हो जाएगा इस तरीके से? हाँ, क्यों? और पास-पास हो जाएगा तो मैं अगर 1 सेकंड में मान लो कि 1 चक्कर लगाता, जब पास-पास हो गया तो 1 सेकंड में इतना चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, ज़्यादा चक्कर लगा पा रहा है। मोर साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। इसका मतलब कि जब स्पीड जल्दी-जल्दी करके जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगा पाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों एनर्जी बढ़ जाएगी? क्योंकि वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है? लेकिन उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी यार, हाँ कि ना बोले यार? वेवलेंथ कम नहीं होगी? ये दोनों उसका टॉप पॉइंट आपस में बहुत कम हो गया, देखो इतना दूर पे हैं आपस में, वेवलेंथ कम हो गई। दैट इज़ व्हाई यू सी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। क्यों? दिख रहा है हमें ग्राफ से, साफ-साफ दिख रहा है। कॉमन सेंस, फ्रीक्वेंसी जल्दी-जल्दी चक्कर लगा रहा है मतलब जल्दी-जल्दी एनर्जी लेके जा रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। और जल्दी-जल्दी जाएगा तो मतलब पास आ जाएँगे टॉप पॉइंट्स उसके, वेवलेंथ कम हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाई जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है दोस्त, ठीक है? आज के बाद ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, गारंटी देता हूँ। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ती है और जब वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। इसका मतलब एक क्या फ़ॉर्मूला दे दूँ मैं? एनर्जी जो होता है वो आपके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी के। बोलो यार, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ बढ़ेगी, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है? समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है, क्योंकि पास-पास है एकदम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 मिनट। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम, गामा रेज़ की। तो क्या इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? यस। लेकिन क्या इसके पार्टिकल पास, इसके ऊपर टॉप पॉइंट पास में है? यस। तो क्या इसकी वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी? यस। इधर आ जाओ तुम। रेडियो वेव सबसे सबसे पीछे कौन है? रेडियो वेव से। इसकी क्या वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, दूर-दूर है? यस। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है
तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा? यस, बहुत देर से 1 सेकंड में 1 ही चक्कर या आधा चक्कर लगा पाएगा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली धीरे-धीरे करके लेके जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी? पार्टिकल लेस वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी कम हो जाएगी। समझ आई ये कहानी आपको? तो वेवलेंथ ज़्यादा मतलब कि एनर्जी कम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी कम, ये सबको आपस में कनेक्शन तुम कर सकते हो। ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बट इसका मेरे को यूज़ क्या है? यूज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। रेडियो वेव तुम घर में यूज़ करते हो। क्या रेडियो वेव्स के थ्रू रेडियो देखते हो, जो रेडियो वेव्स आते हैं, टेलीफ़ोन आता है, वाई-फाई है, सब रेडियो वेव पे काम करते हैं। क्या आपकी बॉडी में घुस जाता है? नहीं घुसता है। इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है, इट कैन नॉट पेनिट्रेट योर बॉडी। ठीक है? बट गामा रेज़ आएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, हल्क बन जाओगे। राइट? दैट बिकॉज़ इट्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास होता है। ठीक है ना? एंड ये पूरा स्पेक्ट्रम देखते हो। विज़िबल लाइट में जो लाइट होगी वो हमको दिखेगी। क्या तुमको ये वाला पार्ट दिखता है? नहीं दिखता। ये दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखता। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट तुमको नहीं दिखेगा और ये वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा। क्या एक्स-रे करते हैं तो एक्स-रे दिखता है आपको? नहीं दिखता। क्या माइक्रोवेव में खाना बनाते हो दिखता है क्या? नहीं दिखता, बट खाना बन जाता है। दैट इज़ व्हाट हैपेंस। सिर्फ विज़िबल लाइट तुम्हारे आँख को देखने का ये है, बाकी तुम कुछ भी नहीं देख सकते। समझ गए? दिस इज़ व्हाट इज़ अ आइडिया बिहाइंड दिस। अब एग्ज़ाम में सवाल कहाँ से बनते हैं? इस पे तो पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है? अब विज़िबल लाइट में ना ये इस तरीके का सिस्टम चलता है। आर विबग्योर VIBGYOR, ठीक है? इस तरीके से चलता है। हुँ, हुँ, ठीक है? ये इस तरीके से चलेगा। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ अगर बढ़ूँगा, तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? यस, यहाँ कम या ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी? यस, जल्दीले पार्टिकल जा रहे हैं, बट इधर वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा होगा क्योंकि यहाँ वेवलेंथ कम हो गया। विज़िबल है, क्लियर है। अब देखो एग्ज़ाम में सवाल क्या पूछता है? पूछा हुआ है जो दिखा रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ दीज़ अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला है ब्लूटूथ। अब सारी चीज़ें रिलेट करोगे तुम। ब्लूटूथ हमारे फ़ोन में हम ऑन करते हैं, ब्लूटूथ किस चीज़ पे काम करता है? कि बगल वाले को मैं फ़ाइल ट्रांसफर कर दूँ। इट वर्क्स ऑन द रेडियो वेव्स। ये सब रेडियो वेव पे काम करता है। इसका मतलब आरएफआईडी। आप मेट्रो में जाते हो, कार्ड लगाते हो। आपके पास गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा होता है। ये सब किस पे काम करते हैं? ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर वर्किंग ऑन दीज़ आर आरएफआईडी। ठीक है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। वाई-फाई, वाई-फाई घर में तुम्हारे वाई-फाई लगा होता है। राइट? अब वाई-फाई तुम कैसे लाते हो? तुमको एक बड़ा कंसेप्शन क्या होता है पता है? मिसकंसेप्शन क्या होता है? कि वाई-फाई का जो तार आ गया ना, मैं वहाँ से वाई-फाई लेके आ रहा हूँ। नहीं, दैट इज़ नॉट अ वाई-फाई कनेक्शन, दैट्स अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तुम्हारे घर में राउटर तक जो आया है, वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आया है। अब राउटर से तुम्हारे फ़ोन में जो तुम कनेक्ट करते हो ना, दैट कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू वाई-फाई। वाई-फाई आल्सो वर्क्स ऑन द रेडियो वेव्स। एक बात प्लीज़ ध्यान रखेंगे, एक आपके नोट्स में तो नहीं, मैं लिखवा देता हूँ आपको। ब्रॉडबैंड और वाई-फाई में डिफरेंस है भाई साहब, ध्यान रखोगे। ब्रॉडबैंड इज़ बेसिकली नथिंग बट द इंटरनेट आपके घर में आ रहा है। एंड वाई-फाई इज़ अ नेटवर्क ओवर व्हिच दैट इंटरनेट इज़ ट्रांसफर्ड। तो आपके घर में अगर वायर से इंटरनेट आता है, वायर से मान लो तुम्हारे राउटर तक अगर इंटरनेट आता है, इस राउटर से तुम अगर वाई-फाई कनेक्ट करते हो, अब तुम यहाँ से वाई-फाई कनेक्ट करोगे, पेयर करोगे अपने डिवाइस से और अपने मोबाइल या फिर अपने अपने लैपटॉप में तुम इसको कनेक्ट करके यूज़ कर लोगे। और दिस इज़ हाउ द फंडा ऑफ वाई-फाई एक्चुअली वर्क्स। ठीक है ना? तो वाई-फाई इज़ अ कनेक्शन, इज़ अ नेटवर्क व्हिच वर्क्स ऑन द रेडियो वेव्स। तो एग्ज़ाम में पूछ ले, ब्लूटूथ, आरएफआईडी, वाई-फाई सारे रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। ठीक है? ब्लूटूथ का रेंज बोल देगा इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज होता है क्या? तुम ब्लूटूथ से अपने स्पीकर को कनेक्ट कर दो, ईयरफ़ोन को, होता है अभी होता है ईयरफ़ोन ब्लूटूथ वाला, कनेक्ट कर दो और तुम दूसरे रूम में चले जाओ, दूर चले जाओ। ये कनेक्शन खराब हो जाएगा, क्यों? शॉर्ट वेव होता है ना, दैट इज़ व्हाई इट्स अ शॉर्ट वेव, शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है? समझे? इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज शॉर्ट होती है। और बात करते हैं, आरएफआईडी भी शॉर्ट रेंज ही होता है, ध्यान रखना आरएफआईडी भी शॉर्ट रेंज होता है। फास्टैग हो गया तुम्हारा, मेट्रो कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ये सब में आपकी आरएफआईडी है। ठीक है ना? ये ऑल ऑफ दीज़ वर्क्स ऑन द आरएफआईडी। आगे बात करते हैं। अब आते हैं वीएलसी एंड लाइ-फाई क्या होता है? वाई-फाई का भाई है लाइ-फाई। क्या वैसे भाई है? वाई-फाई वर्क्स ऑन द रेडियो वेव्स, दिस वर्क्स ऑन द विजिबल लाइट। कैसे? आप मेरी बात को समझो। दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। विजिबल लाइट, मुझे बताओ लाइट क्या फास्ट ट्रैवल करती है? यस। जो चीज़ लाइट पे बैठ के जाएगी, रेडियो वेव क्या है भाई? एक कैरियर है जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। तो इन्होंने सोचा कि जब एनर्जी को ट्रांसफर वेव कर सकता है तो उसमें सिग्नल बैठा दो, इन्फॉर्मेशन डाल दो, सिग्नल उससे बैठ के ट्रांसफर कर जाएगा। अब मान लो मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी है रेडियो वेव, है ना? एक गाड़ी है विजिबल लाइट, फास्टर कौन होगा? लाइट फास्ट होगी। तो दोनों पे बैठा दिया मैंने इन्फॉर्मेशन, बताओ फास्टर कौन लेके जाएगा? लाइट वाला लेके जाएगा। इसका मतलब लाइ-फाई यूज़ लाइट वेव एज़ अ कैरियर एंड वाई-फाई यूज़ रेडियो वेव एज़ अ कैरियर। ठीक है? तो क्या यूज़ करता है? यूजेस एलईडी। एलईडी क्या? लाइट है, टू सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स, लाइट के फॉर्म में करता है। अब मुझे तो एक बात बता दे, जब लाइट के फॉर्म में करता है, तो क्या मेरे इस रूम से उस रूम में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। सो इट कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द वॉल्स। इंडोर ही हो सकता है, इंडोर ओनली। एग्ज़ाम बोलते हैं ओनली देख के काट मत देना। लाइट विजिबल लाइट कॉमन सेंस लगाओ, दीवार के पार कैसे जाएगी? राइट? बट रेडियो वेव कैन गो, बट सिग्नल वीक हो जाएगा, बट इट कैन गो। एक वाई-फाई रूम मेरे घर में लगाते हो तो पूरे 2 बीएचके के फ्लैट में काम करता है वाई-फाई, है ना? चलो, बोलेगा वाई-फाई फास्टर कि लाइ-फाई फास्टर? तुम क्या बोलोगे? व्हिच इज़ फास्टर, वाई-फाई कि लाइ-फाई?
लाइट फाइव इज फास्टर भाई, क्योंकि मुझे पता है वाईफाई में रेडियो वेव कैरियर लेके जा रहा है, गाड़ी यहाँ पे लाइट वेव है, लाइट वेव की गाड़ी फास्टर है, लाइक फरारी। ठीक, अब समझना ध्यान से, इट वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, दिखाता हूँ मैं। एक क्या होता है, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वैसा कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा हो, फाइबर ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जियो फाइबर, टाटा फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, टाटा फाइबर। ये क्या है फाइबर, नाम से लगा, मतलब घर में जो क्या है, जियो वाईफाई आता है हमारा, इससे ये वाईफाई है। इसका मतलब कि वाईफाई कनेक्शन वो हमारे घर तक कैसे लेके आते हैं, वो हमारे घर तक लेकर आते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में बैठा के, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, आप देखोगे घर में वाईफाई लगवाओगे तो वायर को जब काटते हैं ना, तो उसके अंदर में एक इस तरीके से एक पाइप जैसी होती है, उसके अंदर में लाइट, ये जो है ना आपका ऑप्टिकल, इस तरीके से ये चीज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, डेटा ट्रांसफर होता है। एक्चुअली इसमें काम कैसे करता है ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लाइट होता है ना, लाइट डायमंड में देखो, डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, क्योंकि डायमंड के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एक ही लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट्स अ डायमंड शाइन्स। इसमें भी अगर एक ही लाइट बार बार जाएगी, इस तरीके से करते हुए जाएगी, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई स्पीड इंक्रीजेस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमारे घर में जो वाईफाई आता है, विच विच वर्क्स ऑन द ओएफसी, लेकिन जो लाईफाई है, लाईफाई ओएफसी पे कैसे काम करेगा, लाईफाई काम करेगा ऑप्टिकल वायरलेस। इसमें वायर होता है दोस्त, ध्यान रखना, इसमें वायर होता है। कॉमन सेंस लगाओ घर से, साइंस इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, ठीक है, लॉजिक। घर पे ये ऑप्टिकल वायरलेस है, ऑब्वियसली लाइट को वायर की क्या जरूरत है भाई, ये तो ओडब्ल्यूसी है, लाईफाई मेरा इस पे काम करेगा। तो लाईफाई जब मेरा लाइट पे बैठा के जाना है, मुझे लाइट को वायर की जरूरत ही नहीं है, लाइट को सिर्फ ऑप्टिकल वायरलेस की जरूरत है। मतलब क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट वेव को यूज करूंगा, उस पर सिग्नल बैठेगा और चला जाएगा, इट्स वेरी फास्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, अच्छा तो पूरा नहीं होगा ना कोई भी चीज। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भाई कि सिर्फ इंडोर यूज कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं यूज कर सकते, राइट, क्योंकि रूम के बाहर करेंगे तो भाई जाएगा ही नहीं लाइट। अब मेरी बात समझना ध्यान से तुम लोग, ठीक है। आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वीएलसी के ऊपर, लाइफ फाई पे नहीं पूछा है अभी, ठीक है। वीएलसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें एक ऑप्शन था, इट हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लोगों ने इसको गलत कर दिया था, बट एक्चुअली इट हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस नहीं लेती है, ठीक है। इट इज द राइट आंसर, समझ आया मेरी बात। अब तू बोलेगा कि वीएलसी या लाइफ में क्या फर्क है, अरे कुछ नहीं, वीएलसी इज अ टेक्नोलॉजी, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। क्या मतलब है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब विजिबल लाइट को यूज करके मैं कम्युनिकेशन कर लूंगा, इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को यूज करके लाइफाई बना लिया गया है। लाइफाई इज कम्युनिकेशन का सिस्टम लाइक वाईफाई ओनली, व्हिच यूजेस वीएलसी का टेक्नोलॉजी, वीएलसी का टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कि वीएलसी, लाइफाई वर्क्स ऑन द वीएलसी, यस, एग्जांपल में यस। ऑल लाइफाई सिस्टम्स वर्क्स ऑन वीएलसी, यस, बट नॉट ऑल वीएलसी सिस्टम्स आर लाइफाई। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज वन थिंग, बट लाइफाई इज अ होल प्रोसेस ऑफ इट। डेटा भेज सकते हो, ले सकते हो, इससे सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हो तुम, तो इट इज एडवांस वर्जन, लाइफाई इज एडवांस वर्जन ऑफ योर वीएलसी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात, एक समझ के दोनों में डिफरेंस, वीएलसी और लाइफाई में। लाइफाई को हमेशा कंपेयर करके चलना तुम वाईफाई से, और वाईफाई वर्क्स ऑन द रेडियो वेव्स, और दिस वर्क्स ऑन द एलईडी मतलब लाइट वेव्स, व्हिच वर्क्स ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, व्हिच इज नथिंग बट दिस, लाइक विजिबल लाइट को यूज करो। अब विजिबल लाइट का मेरा क्या कनेक्शन है, अरे यही विजिबल लाइट यूज कर रहे हैं भाई, ये वाला लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ चुके हैं ना, ब्रॉडबैंड और वाईफाई सेम चीज नहीं है। ब्रॉडबैंड इज द इंटरनेट व्हिच इज कमिंग टू योर होम बाय केबल्स, ठीक है, बाय एनीथिंग, बाय केबल, बाय टेलीफोन लाइंस, किसी से आ सकता है। अब घर पे तू राउटर से कनेक्ट करता है, तो राउटर टू योर सिस्टम, राउटर टू योर मोबाइल, ये कनेक्शन जो है दिस वर्क्स ऑन द वाईफाई, गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, बैंडविड्थ, स्पीड एंड लेटेंसी के ऊपर। मैं आपसे पूछूं एक बात, क्या पूछूं मैं आपसे, मैं आपसे पूछूं एक बात यार, कि मुझे एक बात बता, कि आप लोग, आधी जनता तो ये समझती है कि बैंडविड्थ और लेटेंसी सेम होता है। आप वाईफाई के लिए आज कॉल करो टाटा फाइबर वाले को या जियो फाइबर वाले को, ठीक है, उनसे बोलो कि मेरे को इंटरनेट चाहिए, वो आपको पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि मेरे को, मैं आपको ना 50 Mbps का इतना बैंडविड्थ दूंगा। तो आपको लगेगा इतना स्पीड आता होगा, मजा ही आ जाएगा यार, है ना। लेकिन एक्चुअल जब फोन में चेक करोगे, तो स्पीड आएगा आपके 5 MB/सेकंड, कभी कभी 7 MB/सेकंड, ऐसा कुछ स्पीड आएगा आपके। आप बोलोगे धोखा हो गया मेरे साथ, बोलेंगे नहीं धोखा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बोला कि मैंने तो बोला था कि बैंडविड्थ है, मैंने कब बोला स्पीड है, ये तुम्हारी स्पीड है एक्चुअल। तो डिफरेंस क्या है, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एट विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, कि 50 MB का डेटा हर सेकंड ट्रांसफर होगा, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। स्पीड इज द एक्चुअल रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड, मतलब 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 स्पीड इज द एक्चुअल रेट, मतलब कि ये तो देखो क्या बात है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज इंटरनेट, हाउ इट इज वर्किंग। तो डेटा ट्रांसफर करता है यहाँ से, मैं तुझे बात कर रहा हूँ, मैं मैसेज का टाइप कर रहा है, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है यार, मैंने एक फाइल भेज दिया, इमोजी भेज दिया, स्टिकर भेज दिया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैंने एक वीडियो भेज, जल्दी चला जाएगा दोस्त के पास। इसका मतलब द थिंग इज कि बैंडविड्थ मैक्सिमम बोलता है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब कि एक सेकंड में 50 MB ज्यादा नहीं जाएगा, हम मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी।
बट इतना हम गारंटी नहीं करते। इट डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, कितना ट्रैफिक है, क्या सिग्नल की, कितना एटेन्यूएशन हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, नहीं हुआ, नहीं। व्हाट इज गारंटीड इज दैट कि 50 एमबीपीएस मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना आएगा इट विल वेरी। तो एक्चुअल मेरा कितना हो रहा है, दैट इज योर स्पीड। बट दोनों टर्म्स आर यूज्ड ऑफ्टन इंटरचेंजेबली, क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं एक है, बट दोनों एक नहीं है। आज की बात ध्यान रखना है, ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट। हमेशा कम ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, स्पीड, लेटेंसी, क्या हमेशा कंफ्यूज होते हो? आज नहीं हो गया आज के बाद कंफ्यूज यार। समझ गए ना, ब्रॉडबैंड मतलब कि कनेक्शन है, और वाईफाई तो उस कनेक्शन का नेटवर्क है, इस पे लेते हैं, वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स। लाईफाई वर्क्स ऑन द लाईफाई, वाईफाई का भाई है, बड़ा भाई है, व्हिच वर्क्स ऑन द लाइट वेव्स। एंड दिस इज द सिस्टम की जैसे हम इंटरनेट का करते हैं, बैंडविड्थ, स्पीड एंड लेटेंसी। अब तीनों में फर्क समझना तुम, ठीक है? बैंडविड्थ की कितना डेटा ट्रांसफर 50 एमबीपीएस, दैट इज माय बैंडविड्थ। जितना ट्रांसफर हुआ है वो तुम्हारा स्पीड। और मैंने तुमको मैसेज भेजा और तुम तक जो मैसेज पहुंचा, मैंने भेजा तुमको लेट्स से फॉर एग्जांपल 2:10 पे मैंने तुमको भेजा है कोई मैसेज, और तुम तक पहुंचा 2:10 पे पहुंचा, मतलब कि 1 मिली सेकंड का इसमें क्या हो गया, फासला हो गया। द डिले बिटवीन द सेंडिंग द इंफॉर्मेशन डेटा एंड रिसीविंग द डेटा, ठीक है, टाइम डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा पैकेट्स ओवर अ नेटवर्क इज व्हाट वी कॉल एज द लेटेंसी। तो मुझे तुम एक बात बताओ, कोई भी नेटवर्क 3G 1G 2G 3G 4G 5G 6G, सबसे बढ़िया नेटवर्क कौन सा होगा? लेटेंसी ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो लेटेंसी शुड बी लो, इसीलिए 5G में लेटेंसी इज अल्ट्रा लो, वेरी लो लेटेंसी इज देयर। मतलब क्या कि मैं अगर तुमसे लाइव सेशन लूंगा, देखते होगे, तो मैं लिखता कब हूं और तुमको दिखता बहुत, थोड़ा 1 सेकंड, हाफ सेकंड का गैप आता है। नोटिस किया है कभी लाइव सेशंस में? लाइव सेशन में ये होता है, दैट इज द लेटेंसी, बिकॉज़ लेटेंसी होता ही होता है हमारे यहाँ, राइट? क्योंकि हम लोग कंप्लीटली 5G हमारे यहाँ सबके पास नहीं हो सकता है, तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है यार, राइट? दैट्स व्हाट इट इज, ये हमारे पास लेटेंसी होती है। समझ रहे हो? स्पीड, तो हमें क्या चाहिए? एक जबरदस्त नेटवर्क होने के लिए, बेस्ट नेटवर्क होने के लिए मेरे को क्या चाहिए? व्हाट इज डिजायरेबल? लेटेंसी लो होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बैंडविड्थ इज नॉट इंटरनेट स्पीड, इट इज अ मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी। प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात को, बैंडविड्थ स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल डेटा कैपेसिटी एंड लेटेंसी इज अ टाइम डिले, इज अ टाइम डिले बिटवीन दिस। समझ गया? चलो, अब आते हैं 1G 2G 3G 4G 5G के ऊपर। ध्यान समझिए उसमें। आपको हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है 1G 2G 3G, 1G 2G 3G 4G 5G, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, आज के बाद नहीं होगा। क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, आराम से आप देखते हो, सब दिखाता हूँ, कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको बचपन से। रियल लाइफ एग्जांपल, साइंस इज ऑल अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है? एक सेकंड दे दो। साइंस इज ऑल अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल। अब चलते हैं 1G के जमाने में। हम में से बहुत लोग इस जमाने में था ही नहीं, थे मतलब हम लोग थे, ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं थे, लेकिन थे। बट इस टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े फोन आते थे। आप देख लो बहुत पुरानी मूवीज, 90s वाली मूवी देख लो, जैसे आप देख लो कल हो ना हो टाइप की मूवी देख लो, उसमें बड़े बड़े फोन यूज करते थे वो लोग, ठीक है? और उसके पहले पेजर यूज क्या करते थे वो लोग, फोन टाइप भी नहीं आता, फोन से पहले पेजर यूज करते थे, एंड उसके बाद दे यूज दैट थिंग, फोन। जब पहला फोन आया, उसने एनालॉग सिग्नल यूज किया था, ठीक है? ये हमारे लिए आप समझो मत, कितना कुछ खास काम नहीं है, फिर भी देख एनालॉग सिग्नल यूज किया था उसने। सिर्फ फोन होता था, कोई एसएमएस नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फोन होते थे, ठीक है? 90s के बाद से आना चालू हुआ 2G वाला सिस्टम। इसमें कोई इंटरनेट, फर्स्ट जनरेशन था भाई, ये सेकंड जनरेशन है। इसमें आप फ़ोन से बात भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, और बेसिक इंटरनेट ले सकते थे। मतलब आज भी आप देखते हो, कभी फ़ोन में आप क्या करते हो, कभी ऐसी जगह चले जाओ, लिफ्ट में चले जाओ, तो आपके फ़ोन के ऊपर, टावर के ऊपर इस तरीके से ई लिखा हुआ आ जाता है। अरे बोलो आता है कि नहीं आता है? ई इज़ नथिंग बट द एज, एज, एज इज़ अ 2G सर्विस, दैट इज़ 2G रिप्रेजेंट करता है। जीपीआरएस, कभी-कभी पहले जी आया करता था, पहले एक सिम आता था यूनिनॉर का, कितने लोगों को याद है? घंटों बात करते थे लोग, दैट मेड द लव स्टोरी पॉसिबल, राइट? पहले तो बड़ा ₹2 ₹3 पर मिनट जाता था। इसने बोला भाई रात भर फ्री बात करेंगे। दैट्स व्हाई लोग, पीपल यूज्ड यूनिनॉर का नेटवर्क। ईएनजी ये दिया करता था, उसके ऊपर लिखा होता था ईएनजी करके। रिमेंबर? ये वो चीज़ है। तो इस टाइम जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे, नोकिया 1100 मोबाइल याद है? इसको मार के फेंको तो किसी का सर फट जाए, वो छोटा वाला फ़ोन, ये वही है, वो ज़माना है ये। नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा बहुत लोगों को, ठीक है? मुझे भी हो रहा है। वॉइस भेज सकते थे, फ़ोन आता था, हम लोग दौड़ते थे फ़ोन लेने के लिए, ये वो ज़माना है। एसएमएस कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। कंपनी के मैसेज आया करते थे, हम लोग को लगता था कितनी बड़ी बात हो गई। एंड बेसिक इंटरनेट जीपीआरएस प्लस एज, मतलब बेसिक इंटरनेट, मतलब आप थोड़ा बहुत खोल सकते हो, तो फ़ोन पे वाला गेम खेल सकते हो, साँप वाला, वो सब चलेगा इसमें, ठीक है? वो चीज़ है इसमें। अब 3G का ज़माना आया उसके बाद 2005 के आस-पास में, 2000 हमारे पास 2005-7 तक, 8 तक आया। ये ज़माने में क्या हुआ कि हमारे पास वॉइस भेजने का सिस्टम चालू हो गया, वॉइस तो पहले भी था, एसएमएस तो पहले भी था। अब ये इंटरनेट 2G से शिफ्ट हो गया 3G में, ये जो इंटरनेट जीपीआरएस एच था, ये हो गया एच प्लस में। आपने देखा होगा इसमें आपके फ़ोन में ऐसा बैटरी इस नेटवर्क के ऊपर एच प्लस लिखा होता था, और जब एच प्लस लिखा हुआ आ जाया करता था, हमें लगता था हमारे पास सुपर पावर आ गई है भाई, क्योंकि एच प्लस आया मतलब स्पीड ज़्यादा हो गई है अब। बचपन में तो क्या ही पता था क्या होता है, समझते थे कि भाई ये आ गया यार स्पीड गंदी है, एच प्लस आया तो मतलब बढ़िया स्पीड चलेगा, राइट? ये हमारे पास सिस्टम हुआ। वीडियो कॉलिंग, इस ज़माने में वीडियो कॉलिंग पॉसिबल हुई, है ना? अब आएगा 4G का ज़माना, जियो के बाद का ज़माना हमारे पास। 4G हमारे पास जियो के टाइम से आया, इसमें एक वर्ड हुआ यूज़ हुआ, एलटीई, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन, ठीक है? अब प्लीज़ मेरी बात ध्यान रखोगे, एज जीपीआरएस बोल देगा क्या है, 2G सर्विसेज़ है, ठीक है? एचएचपीए क्या है, 3G इंटरनेट है।
LTE क्या है? 4G इंटरनेट है, ठीक है? 4G इंटरनेट LTE, 3G इंटरनेट HSP है, 2G इंटरनेट GPRS प्लस H। अब 4G में इन्होंने बोला कि LTE देंगे तो सिर्फ कॉलिंग होगी, सिर्फ इंटरनेट काम करेगा, कॉलिंग वॉलिंग नहीं होगी। आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में वोल्टी का सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ LTE होता है। जब LTE होता है ना, 4G लिखा होता है उसके ऊपर, तो कॉल आएगा ना तो तुम्हारा नेटवर्क चला जाएगा। तो इसका मतलब आइदर यू कैन टॉक टू ऑन कॉल और आइदर यू कैन यूज योर इंटरनेट। लेकिन उसके बाद क्या बोला, बोला यार कि इसमें वॉइस भी ऐड कर दो ना। दे सेड कि वोल्टी बना दिया फिर। जियो के सिम में सोल्यूशन वोल्टी लिखा होता था पहले, ठीक है? वॉइस ओवर LTE, मतलब इसने सब कुछ ही चेंज कर दिया। यहाँ तक जो हमारा जो वॉइस होता था वो चल रहा है, ठीक है? इसने बोला इसने बोला इसने बोला यार कि इंटरनेट पे चल रहा है और वॉइस जो है वो सिग्नल के थ्रू जा रहा है, टावर के थ्रू। इसने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा करें अगर हम लोग कि वॉइस को भी इंटरनेट के ऊपर डाल के भेज दे, तो इंटरनेट कॉलिंग, एंड दैट इज व्हाट केम हियर, इंटरनेट कॉलिंग। 4G बोलते थे, 4G में अल्ट्रा क्लीन कॉलिंग आती है जियो में, जियो टू जियो कॉल करो तो बड़ी अच्छी आवाज आया करती थी, क्यों? इंटरनेट कॉलिंग। वॉइस ओवर LTE के ऊपर वॉइस करेंगे, इंटरनेट के ऊपर वॉइस लेकर आ गए हैं वाला, ठीक है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट, तो इन्होंने क्या करा बेसिकली, दे यूज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेट कॉलिंग, ठीक है ना? LTE ने 4G इंटरनेट प्रोवाइड करता था, बट इसमें वॉइस कॉल सपोर्टेड नहीं था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। LTE सिर्फ इंटरनेट, नो वॉइस। वोल्टी वीओ मतलब वॉइस, वॉइस प्लस LTE मतलब क्या कि वॉइस भी आएगा और इंटरनेट भी आएगा, दोनों आएगा। वोल्टी अलाउज HD वॉइस कॉल्स और LTE नेटवर्क्स, है ना? LTE नेटवर्क मतलब कि 4G के ऊपर अब क्या करा इसने, वॉइस को आपको डेटा पैकेट बनाया, अब बना के बैठा दिया आपके इंटरनेट पे, अब लेकर जाओ। दैट्स व्हाट इट डिड, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं वेब 1.0, 2.0, 3.0। ये हमारा 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये हमने देख लिया 1G पहले था, 2G, 3G, 4G था। अरे 5G छूट गया क्या? 5G छूट गया, 5G पे आते हैं। अब आज का ज़माना है 5G का। अब 5G में बताओ मुझे, 5G में क्या लेटेंसी ज़्यादा होगी, कम होगी? बहुत ज़्यादा होगी, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्यों? लेटेंसी ज़्यादा नहीं, लेटेंसी गंदी चीज़ है, कम होनी चाहिए। और इंटरनेट ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड, यस। क्या बैंडविड्थ ज़्यादा होना चाहिए? यस। तो इसका मतलब 5G के पास बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, बट लेटेंसी क्या होगी? लेटेंसी बहुत इसके लो होनी चाहिए, है ही। अब एग्जाम में पूछ ले आपसे कि मीमो क्या है? व्हाट इज मीमो? मीमो मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मतलब होता क्या है, इट यूजेस मल्टीपल एंटीनास ऑन बोथ द सेंटर का साइड एंड रिसीवर का साइड। मतलब क्या, मैंने किसी को कॉल करा या मैंने किसी को इंटरनेट में कुछ भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंडर हूँ और रिसीवर है, तो मैं मेरे पास मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, समझ रहा है? मल्टीपल एंटीना मतलब मैंने यूज कर लिया, तो सॉकेट नेटवर्क कैन बी ट्रांसफर वेरी फास्ट। सेम लॉजिक नहीं जो हमने ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया था कि बार बार इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, समवॉट लॉजिक लगा दोगे तो ऐसी बात हो जाएगी, राइट? मल्टीपल टाइम उसने क्या करा, डेटा को रिफ्लेक्ट किया, एंड दैट्स व्हाई सिग्नल इज वेरी फास्ट, ठीक है? आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको जाके क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम नेटवर्किंग, तो भी यही चीज पढ़ाऊंगा, ये भी कंसेप्ट यूज करना। तो जो भी चीज, अरे यार कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, एनर्जी ही है, वेव ही है। अब एनर्जी तेरी जो ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब कि पार्टिकल जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेंगे। अब जब पार्टिकल जल्दी जल्दी करेंगे तो पार्टिकल जल्दी अपनी एनर्जी को देंगे, वो उसकी एनर्जी को देगा, एंड दैट्स एनर्जी प्रोपोगेट करेगा। सिग्नल भी उसी पे काम करता है, लॉजिक पे, ठीक है? अब आते हैं वेब 1.2, 2.2 एंड 3.0। 1.0 जब वेब आया करता था, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को मिलता था। आप इंटरनेट खोलोगे, आप सर्च करोगे, यू कैन जस्ट रीड इट, यू कैन नॉट कमेंट ऑन इट, यू जस्ट कैन रीड इट। पहले जमाना था, याहू का जमाना था। उसके बाद आया वेब 2.0। इसमें आप पहला चीज रीड तो कर सकते थे, यहाँ रीडिंग था तो रीड तो यहाँ पर भी था, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई, क्या बोला इसने, एक्सेस भी कर सकते हो, मतलब आप कमेंट कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। अब आया है जमाना वेब 3.0 का, जो कि अभी आया भी नहीं, कंप्लीटली आने वाला है। अब यहाँ पे क्या आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे रीड तो कर सकते हो, बट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पर रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बट कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम रीड भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर, समझा नहीं मतलब? मैं अगर बोलता हूँ, मैं पहले ज़माने में मान लो फेसबुक पे मैं कमेंट नहीं कर सकता था, फेसबुक आने से पहले। आई कैन जस्ट रीड ओवर इंटरनेट की क्या न्यूज़ आया है, क्या आर्टिकल्स है। आई कुड रीड एवरीथिंग बट आई कैन नॉट कमेंट। ब्लॉग पहले लिखा जाता था, कोई पॉइंट वन का ज़माना। आई कैन नॉट एक्सेस इट, और कंट्रोल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कंट्रोल तो बहुत दूर की बात। आया वेब पॉइंट 2.0 जो आज का ज़माना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप इसका पोस्ट को शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, बट क्या तुम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हो? तुमने जो फेसबुक को अपना डेटा दिया है, डू यू हैव द कंट्रोल ऑफ डेटा? नो। फेसबुक डेटा को कहाँ स्टोर करता है हमें नहीं पता। बोला गया है, इंडिया रूल आया था कि इंडिया में भी स्टोर करो, बट अल्टीमेटली फेसबुक डेटा का हमारे क्या करता है, उस पे ऐड चलाता है, डेटा को क्या करता है, वी आर बीइंग वॉच्ड, क्या किसी कुछ नहीं पता। तो हमारे डेटा कंट्रोल नहीं है। वी कैन रीड द डेटा, वी कैन एक्सेस डेटा, वी कैन शेयर इट, सब्सक्राइब व्हाटएवर वी कैन डू दैट, बट वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। अब बोला कि एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं, 3.0 में चलते हैं। 3 बोलता है तू पढ़ भी सकता है, तू एक्सेस मतलब शेयर भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है। द सेम टाइम यू कैन आल्सो कंट्रोल इट। अब जहाँ भी कंट्रोल की बात आएगी ना दोस्त, यहाँ ब्लॉकचेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन विल अलाउ यू टू कंट्रोल योर डेटा। व्हाई? बिकॉज़ ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम व्हिच इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मैं अब ये चीज़ आप इसको रोक दो यहाँ पे, समझ नहीं आएगा अभी आपको। लेट मी कवर द ब्लॉकचेन एंड देन आई विल कम बैक हियर एंड देन मेक यू अंडरस्टैंड ये वाली चीज़ अगेन। तब लगेगा कि पानी ऐसे स्मूथ निकलेगा ये। लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन नाउ। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन?
ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास, मैंने किसी को कुछ दिया, कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई हिसाब किताब रखना है, तो मैंने बनाया भाई इतना पैसा लिया, इतना पैसा दिया, एक लेजर बनाया। बट उस लेजर कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है क्या? यस। उसमें क्या चेंजेस सिर्फ मैं कर सकता हूँ क्या? यस। लेकिन इन्होंने बोला यार कि ऐसा करो कि सबके पास कंट्रोल दे दो, गिव कंट्रोल टू एवरीबॉडी। इसको क्या करो, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज कर दो। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो कि फेसबुक है, मतलब मेटा जिसको बोल लो, वो गूगल है, क्या इनके हमारे डेटा को ये कंट्रोल करते हैं? यस। क्या एक ही बॉडी कंट्रोल कर रही है? यस। या तो फेसबुक का डेटा फेसबुक कर रहा है, गूगल गूगल कर रहा है। इसका मतलब कि दे आर सेंट्रलाइजिंग डेटा, एक जगह पे सेंट्रलाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये बोलते भाई सब अपने डेटा की कंट्रोल सबके पास, जो जब चाहे डेटा डिलीट कर दो हमारा, ऐसा होता है क्या आज में? नहीं होता। इसका मतलब ये चीज होने के लिए देयर हैज टू बी अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम व्हिच हैज टू बी देयर, एंड दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन का जन्म हुआ। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। हिसाब किताब करने का एक लेजर है व्हिच इज डिजिटल इन नेचर एंड व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल सबके पास है, ठीक है। नाम ब्लॉकचेन क्यों रखा? क्योंकि इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन ब्लॉक्स लिंक टुगेदर इन अ चेन। नाम पढ़ना, ये डेफिनेशन बहुत प्यारी है। मतलब कि इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन ब्लॉक्स। आप बता रहा हूं, आप में से बहुत लोगों ने ब्लॉकचेन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आई कैन गिव यू द अश्योरिटी, इस क्लैरिटी के साथ आपको ना कभी समझ में आया होगा। अगर जिसको आगे अलग बात है, 90% लोग को बता सकता हूं मैं, ब्लॉकचेन में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, वो जो आज आ जाएगी आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक लेजर है, तो समझाता हूँ मैं। मतलब क्या, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं एंड दिस ब्लॉक्स हैव बीन कनेक्टेड विद अ चेन, ठीक है। सब आपस में कनेक्टेड है, इस तरीके से ब्लॉक्स का चेन बना हुआ है। चेन बना हुआ ब्लॉक्स का, ठीक है। दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, मुझे मान लो कि मैंने कुछ पैसा यहाँ पे दिया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक मेरा रिमूव हो जाए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक में ऐड कर दूँ। यहाँ से पहली बात समझो, कि बात समझो ध्यान से, आप डेटा रिमूव नहीं कर सकते ब्लॉकचेन में से, जो है सो है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की। आप डेटा रिमूव ना कर सकते, यहाँ से ऐड कर सकते हो। मतलब कि आपको यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन करना होगा ना, सिंपल सी बात है, इस चेन में से एक ब्लॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इस ब्लॉक को ऐड करने का प्रोसेस है, इस ब्लॉक को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है। ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली, क्या मतलब है, ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। समझा नहीं मतलब आपको, मैं बताता हूँ पहली बात, कुछ चीज और देख लो। इट इज डिसेंट्रलाइज इन नेचर, मतलब कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, सबके पास कंट्रोल है। इम्यूटेबल, डेटा कैन नॉट बी चेंज वंस रिकॉर्डेड। तुमने अगर एक ट्रांजैक्शन किया है, वो रिकॉर्ड हो गया, ऐसा नहीं कि तुम डिलीट कर दोगे, यू कैन नॉट डिलीट दैट। ट्रांजैक्शंस आर इम्यूटेबल, वंस द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड, ठीक है। डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो आप। आप ट्रांजैक्शन जो भी करो, इसका पैसा उसको दे दिया, वो ट्रांजैक्शन हो गया। वंस इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन दैट लेजर, ये कोई किताब नहीं पेज फाड़ के फेंक दिया उस हिसाब किताब के दायरे का, नहीं। इट्स डिजिटल लेजर, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन में वर्क करता है। ब्लॉक्स एक बार ऐड हो गई तो ऐड हो गई। सिक्योर, वेरी सिक्योर। क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब कि इट इज क्रिप्ट, देखा होगा आपने व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में लिखा होता है कि योर चैट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। वो इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन मतलब कि आपने उसको लॉक कर दिया एंड टू एंड, ये क्रिप्टोग्राफी से होता है। तो डेटा डेटा कंप्लीमेंट्री पर्टिकुलर डेटा बहुत सिक्योर होता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो माइनिंग क्या है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ ऐसा कि मैं ना नॉर्मल ट्रांजैक्शन ना करूँ रोड पे जाके, मैं पैसा निकाल के यूपीआई यूपीआई ना करूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं पैसा दूँ और पैसा किसी के पास, किसी का पैसा किसी के पास जाए और कंट्रोल किसी एक आदमी के पास ना रहे। मतलब आज का जो पैसा कंट्रोल किसी के पास, आरबीआई के पास, मैं चाहता हूँ कंट्रोल किसी के पास ना रहे। तो इन्होंने बनाया एक करेंसी, बिटकॉइन। क्या बनाया? बिटकॉइन, व्हिच इज नथिंग बट अ क्रिप्टो करेंसी व्हिच इज वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी व्हिच गिव्स यू डिसेंट्रलाइज्ड थिंग। अब तू ब्लॉकचेन के ऊपर तो कुछ भी बना सकता है। तो ब्लॉकचेन को यूज करके हमने क्या बना लिया? वेब 3.0, क्योंकि मुझे पता है कि 3.0 चाहिए डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है सबके पास कंट्रोल हो। अब ब्लॉकचेन एक्जैक्टली ये तो करता है, एंड दैट वेब 3.0 इज बेस्ड ऑन यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी व्हिच अलाउज ट्रांजैक्शन, व्हिच अलाउज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के मुझे तीन एप्लीकेशन पढ़ने हैं। एक वेब 3.0 है, दूसरा है तुम्हारा एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, और तीसरा है क्रिप्टो करेंसी। एग्जाम में पूछ लेगा जो द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन, तुम क्या बोलोगे? वेब 3.0, यस। क्या वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, यस। क्या तुम्हारा वो एनएफटी, यस। लेकिन तुमसे अगर बोल दे एग्जाम में आके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन, तुम बोलोगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डज नॉट वर्क ऑन द ब्लॉकचेन। प्लीज ध्यान रखोगे इस बात को। बहुत लोग को लगता है कि इट वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन बट इट डज नॉट वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन। आरबीआई की वेबसाइट पे ध्यान देना, ठीक है। इट डज नॉट वर्क ऑन द ब्लॉकचेन, समझे। क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट अ करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ नोट है वहां पे करेंसी है। एग्जाम्पल इज योर बिटकॉइन, एग्जाम्पल इज योर, ठीक है। ये हो गया। अब क्रिप्टो माइनिंग क्या है? मान लो कि अब मुझे क्या करना है, आज तो क्या हमारे प्रिंटिंग होती है, एक नोट छप जाता है, मुझे क्रिप्टो करेंसी निकालनी है सिस्टम से, ब्लॉकचेन के सिस्टम से। कैसे निकालूंगा?
या मुझे किसी को कुछ पैसे देने हैं, ट्रांजैक्शन कराना है, या मुझे बेसिकली क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं उसको। मुझे पहली बार कोई करेंसी इशू करनी है, मतलब क्या करना है मुझे? मुझे मुझे ट्रांजैक्शन ऐड करना है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है, मतलब मुझे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा? टू टेक आउट द क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द ब्लॉकचेन का सिस्टम, हम क्या करते हैं, हमें इनको ना, इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिप्टो माइनिंग बनाया। जैसे कैसे? खदान से माइन करके निकालते हैं हम कोयला या सोना या हीरा। ये बोला कि तुम्हारे पास ब्लॉकचेन का नेटवर्क है बहुत बड़ा सा, तुझको अगर वहां से पैसा निकालना है, क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट टाइम इशू करना है, देन यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, माइनिंग करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग करने के दो तरीके हैं, एक तरीके को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, एक को बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ये पुराना तरीका है या नया तरीका है? दिस इज अ न्यूअर तरीका। ठीक है, होता क्या है समझना ध्यान से। इसमें माइनर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं जो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं कंप्यूटर को यूज करके। तो बड़ा बड़ा सीपीयू लगता है, इतना सीपीयू लगता है, बड़े बड़े सीपीयू लगते हैं, एंड दे सॉल्व अ कंप्यूटर का पजल। व्हेन दे सॉल्व द कंप्यूटर का पजल, व्हेन द पजल इज सॉल्व्ड, दे गेट द एक्सेस टू ऐड वन ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन। चेन में ब्लॉक ऐड करेंगे, अपना करेंसी निकाल लेंगे। दैट्स व्हाट दे डिड। दे वैलिडेटेड द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई मैं पैसा निकाल सकता हूँ, मैंने पजल सॉल्व किया, आई रिजॉल्व दिस, और पैसा निकाला, एंड दैट ही गॉट द क्रिप्टो माइनिंग। बट द प्रॉब्लम विद दिस वाज दैट इट रिक्वायर्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बड़े बड़े सीपीयूज लगते थे, रूम बड़े बड़े। दैट्स व्हाई इससे बिजली बहुत खर्चा होती थी, एंड दैट इज वेरी मच एनर्जी इंटेंसिव। इट रिक्वायर्स हेवी कंप्यूटिंग पावर, एनर्जी इंटेंसिव था। क्या था ये एनर्जी इंटेंसिव था। एग्जांपल क्या है इसका? बिटकॉइन। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क यूज किया था, ध्यान रखना है इस बार। बिटकॉइन यूजेस प्रूफ ऑफ वर्क। एक और कॉइन है, उसको बोलते हैं एथेरियम 2.0। एथेरियम 2.0 यूजेस पॉइंट ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक। व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क? प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है? इसमें इस मेथड ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, माइनिंग करने का मेथड है, इन विच यू हैव टू सॉल्व अ पजल, बट दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीम कंप्यूटेशनल पावर, व्हिच रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इज वेरी मच एनर्जी इंटेंसिव। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं? माइनर कंप्लीट बाय सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक पजल। पजल सॉल्व कर लोगे, विनर एड्स अ न्यू ब्लॉक एंड गेट्स अ रिवॉर्ड। ब्लॉक ऐड करने वाला रिवॉर्ड में, रिवॉर्ड इज नथिंग बट क्रिप्टो करेंसी, उसको मिलेगा। एक और तरीका करने का, नया तरीका क्या है? नंबर भाई बड़ी एनर्जी लग रही है, नया तरीका निकालो। जैसे कि एक काम करते हैं, यहाँ माइनस है ना, एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन देखना, एग्जाम के लिए एमसीक्यू है यहाँ पे आपका। बोल देगा प्रूफ ऑफ वर्क में वैलिडेटर्स होते हैं, नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क में माइनस होते हैं जो माइन करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक्स में वैलिडेटर्स होते हैं। मतलब क्या? मेरे पास मान लो कि 5 लाख बिटकॉइंस है, मेरे पास उतना ज़्यादा स्टेक होगा, जितना पैसा उतना स्टेक। किसी के पास 5,000 है, उसका कम स्टेक होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा स्टेक है, उसकी उतनी अथॉरिटी ज़्यादा हो गई ब्लॉकचेन के ऊपर। अब वो क्या करेगा? अब उसको क्या करना है? अपना स्टेक यूज करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर है, ठीक है, वो अपने स्टेक को डाल के क्रिप्टो करेंसी को लॉक कर देगा, गिरवी डाल देगा उसको। ठीक है, और वैलिडेशन के प्रोसेस में काम, जैसे मान लो कि कैसे होता है वो, नीलामी होती थी ना, हाँ, 5 लाख 1 रुपए, $5 मिलियन, $6 मिलियन, उस टाइप की चीज़। तो इसने मान लो कि इतना पैसा उठा के डाल दिया। अब उसमें से देखा जाएगा, वो सिस्टम देखेगा, ब्लॉकचेन का नेटवर्क देखेगा, सिस्टम देखेगा कि किसको देना है। जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐड करने की। तो मे बी मोस्ट लाइकली जिसके पास ज़्यादा स्टेक है वो विनर हो जाएगा, और वो क्या करेगा? विनर यहाँ पे जो पजल सॉल्व करता है वो विनर था, यहाँ पे जो ज़्यादा स्टेक है वो विनर है। इसका मतलब कि दैट ही गेट्स टू एट द ब्लॉक एंड ही विल जनरेट द करेंसी। अब इसमें इसका फायदा क्या है? कि इसका फायदा ये है कि ये फास्टर भी है, एनर्जी भी कम लेता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, नुकसान ये है, नुकसान ये है कि किसी के पास अगर ज़्यादा स्टेक नहीं है, तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। जिसके पास स्टेक है, ज़्यादा करेंसी, वही ना पार्टिसिपेट करेगा। इसके पास तो भाई सिंपल सा बात है, जो पजल सॉल्व कर गया उसको मिल गया। तो दैट्स व्हाई इसमें आपके वो चीज़ नहीं है, इंक्लूजन नहीं है। बट खैर नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में यूज़ होता है स्टेक, मतलब कि कितना क्रिप्टो करेंसी आपके पास है। इसमें होते हैं वैलिडेटर्स, और प्रूफ ऑफ वर्क में होते हैं आपके माइनस। ध्यान रखोगे। और एक चीज़ अभी लास्ट ईयर आया था बजट में, कि इंडिया ने क्रिप्टो टैक्सेशन को 30% डाला है एनएफटी के प्रॉफिट पे। व्हाट इज एनएफटी नाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। जो भी आपका क्रिप्टो पे जो प्रॉफिट होता है ना, वो 30% टैक्सेबल है। एग्जाम बोले इट्स नॉट टैक्सेबल, नहीं। इंडिया क्रिप्टो पे टैक्सेशन लाया गया है बजट में। टैक्सेशन, द करंट टैक्सेशन रिजीम सेज कि 30% टैक्स है आपके एनएफटी, आप जो भी ब्लॉकचेन से प्रॉफिट हो रहा है, क्रिप्टो से प्रॉफिट हो रहा है। अब एनएफटी समझते हैं, एनएफटी क्या है? तो ब्लॉकचेन का पहला एप्लीकेशन इज योर क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी इज लाइक आवर नोट। आप आज भी बहुत सारे वेबसाइट पे जाओगे ना, जो उस टाइप की वेबसाइट, डीप वेब में जाओगे, बेसिकली डार्क वेब में, डीप वेब में पढ़ाऊँ, डीप वेब क्या होता है। तो वहाँ पे दे आस्क यू टू पे इन बिटकॉइन, ऑप्शन देते हैं बिटकॉइन पे करने का। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। अब आते हैं एनएफटी में। तो पहला था आपका क्रिप्टो करेंसी, विच इज नथिंग बट अ करेंसी, एग्जांपल बिटकॉइन, एथेरियम बिटकॉइन। व्हाट इज एनएफटी? मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, मान लो मेरे पास, फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक आर्टवर्क है, मेरे पास एक गेम है, या मेरे पास एक म्यूजिक सीरीज है, मैंने बनाई है म्यूजिक, मेरा आर्ट है, मेरी पेंटिंग है। मैं चाहता हूँ कि उसका एक डिजिटल वर्जन इंटरनेट पे आ जाए, लेकिन मुझे डर है कि उसकी पायरेसी ना हो जाए, कोई इसको डुप्लीकेट ना बना ले। दूसरा दिक्कत क्या है मुझे? दूसरा दिक्कत ये है मेरे पास, प्रॉब्लम आई हैव इज दैट कि कोई मेरे किताब को, मतलब मैंने कोई किताब लिखी, उसको पार्ट काट के उसका पार्ट डिवाइड ना कर दे उसको, राइट?
ये सब मेरे को दिक्कत थी। मैंने बोला यार कि अगेन जैसे वेब 2.0 का दिक्कत 3.0 ने सॉल्व किया एंड दे हैव टू गो टू द ब्लॉकचेन। अब ये भी बोलेगा भाई ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्लॉकचेन की तरफ। देन दे मेड समथिंग कॉल्ड एज एनएफटीज। व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी इज कॉल्ड एज नॉन फंजिबल। फंजिबल को तोड़ना मतलब ऐसा टोकन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब कि तूने क्या किया, मेरे पास कोई फिजिकल आइटम है या कोई डिजिटल आइटम है, मैंने उसके बदले में एक टोकन इशू कर दिया और बोला कि ये टोकन विल रिप्रेजेंट ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट ऑन द ब्लॉकचेन, इट विल रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब मैं आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझाता हूं। मैं बोलता हूं मेरे पास लेट्स से कि एक पेंटिंग है, कुछ तो बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे नहीं पता। मान लेते हैं कि एक पेंटिंग बनाई मैंने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस पेंटिंग को मैं बोलता हूं कि मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। अब मैं चाहता हूं मेरे फिजिकल मोड में पेंटिंग है, मैं चाहता हूं इसका एक डिजिटल वर्जन हो जाए। डिजिटली कुछ तो ये लाई करे, इसको सेल करूं मैं, जो भी करूं डिजिटली मैं इसको सेल करूं, बट डिजिटल सेल करूंगा फोटो डालूंगा तो लोग देख लेंगे, मतलब नहीं। तो मैं क्या करूं, इसका मैंने मैंने इसके बदले एक टोकन बना दिया और दिस टोकन विल रिप्रेजेंट बाय दिस पेंटिंग, द वैल्यू विल बी दिस पेंटिंग। अब जो भी इस टोकन को ले रहा है, ध्यान रखना मेरी बात, दिस टोकन इज हैज बीन इशूड वंस। अब ये टोकन जो है ये नॉन फंजिबल होता है। मतलब इस टोकन को ऐसा नहीं भाई कि बांट लोगे आप, जैसे पैसा तो बांट सकते हो ना, पैसा बांट सकते हो, 100 रुपये को 4 लोगों को बांट सकते हो, जिसके नॉट जिसको लेगा एक ही बार मिलेगा, नॉन फंजिबल। एंड दैट्स व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स ऑफ अ फिजिकल और मे बी अ डिजिटल ऑब्जेक्ट आल्सो। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी एनीथिंग। यूनिक होता है। यूनिक कैसे, जैसे मान ले कि मेरे पास 100 का नोट, तेरे पास 100 का नोट, हमने एक्सचेंज कर लिया, क्या फर्क पड़ गया, दोनों 100 का नोट ही है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तुम्हारे पास 100 का बिटकॉइन, मेरे पास 100 का बिटकॉइन, एक्सचेंज कर लिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। लेकिन एनएफटी यूनिक होता है भाई। क्या होता है, यूनिक होता है। इट यूनिक मतलब कि हर किसी की यूनिक, भाई मेरा आर्ट वर्क मैंने जो बनाया यूनिक नहीं है, तुम बना पाओगे ऐसा, नहीं बना पाओगे, यूनिक है। एंड दैट इज वाई इट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। एग्जाम में पूछ लिया, इट कैन बी एक्सचेंज, नो इट कैन नॉट बी एक्सचेंज। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी कैन बी एक्सचेंज बट इट कैन नॉट बी एक्सचेंज, ठीक है। इनडिविजिबल, क्रिप्टो करेंसी को डिवाइड कर सकता है, एनएफटी कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब नॉन फंजिबल है, नॉन डिविजिबल है। एनएफटीज आर यूज्ड इन डिजिटल आर्ट, गेमिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह। समझ गए, एनएफटी के एनएफटी आर द यूनिक डिजिटल एसेट्स stored in a blockchain representing ownership of digital और physical item। मैंने ब्लॉकचेन पे उसको स्टोर कर दिया कि भाई साहब मेरा यहाँ पे सिक्योर्ड है, अब उसकी वैल्यू उसकी उतनी है, ठीक। चलो यार, मुझे तो अभी तक एक चीज समझ में आई कि ब्लॉकचेन का तो फायदा ही दिख रहा है, नुकसान दिख नहीं रहा है। डिसेंट्रलाइज भी है, का डेटा का कंट्रोल भी हो जा रहा है, मुझे वेरी सेफ सिक्योर भी है। नुकसान क्या है, नुकसान की सारे डिसेंट्रलाइज है, मतलब देयर इज नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसको जो मर्जी पड़े देगा। तो मान लो कि देश ने बोल दिया है रुपया हटा दो और क्रिप्टो करेंसी चला दो, नुकसान, नुकसान है कि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं, आरबीआई विल नॉट एबल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। दिस इज व्हाई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ना ही अलाउड है ना ही बैंड। पहले आरबीआई ने बैन करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हटाओ बैन, बट फिर भी अगेन इट्स नॉट लीगली वैलिड इन इंडिया, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ, खत्म यहाँ तक मेरा ब्लॉकचेन की कहानी। अब आते हैं एआर वीआर एक्सआर मेटावर्स। आपके इस साल 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है। जो तो फॉलोइंग, ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे, आंख बंद करके तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, मतलब कि चुटकी में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं तीन चीज, एआर वीआर एक्सआर, ध्यान समझिएगा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा। आपने स्नैपचैट का फिल्टर्स देखा है, अरे फिल्टर लगाओ तो इंसान कुत्ता बन जाता है यार, वो वाला फिल्टर, राइट। तो वो फिल्टर लगाते हो, क्या जब इंसान कुत्ता बनता है तो इंसान एक्चुअली में कुत्ता बन जाता है? नहीं, आप तो वहीं पर हो। क्या आपके फेस में एक्चुअल कुछ चेंज आया? नहीं। क्या आपके देखने में, आंख में कुछ चेंज आया? नहीं। आप तो एग्जैक्ट चीज देख रहे हो, इसका मतलब कि आप रियल लाइफ में हो, यस। लेकिन आपका एक प्रोजेक्शन कर दिया हमने विजुअल वर्चुअल लाइफ में, आपका एक रेप्लिका दिया उस फोटो में, तो यो आप क्या हो, आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, यू आर सिटिंग इन द रियल वर्ल्ड, यू आर सीइंग द रियल वर्ल्ड, तुम्हारे आजू-बाजू सब रियल दिख रहा है तुमको, लेकिन बस डिजिटल ओवरले ऐड कर दिया। बस आपके ऊपर आपके डिजिटल वाले वर्जन में आपकी रियल रियलिटी है ये। इस रियलिटी मैंने एक वर्चुअल रियलिटी मैंने इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी मैंने ऐड कर दी है। ऑगमेंट का मतलब होता है ऐड करना, ऑगमेंट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब कि मेरा बॉडी रियल रहेगा और एक चीज ऑगमेंट कर दोगे उसके ऊपर, रियल प्लस ऑगमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी। एग्जांपल पोकेमॉन गो एंड स्नैपचैट का फिल्टर, ठीक है। पोकेमॉन गो में इंसान ऐसे करके जब घुलता था, चलता था, तो क्या रियल लाइफ में चल रहा है? हाँ, जीपीएस के थ्रू वो दिखाते थे कि यहाँ पे पोकेमॉन है, उठा लेंगे, समझे। ये क्लियर हो गया। क्या बोलता है, यूजर कैन स्टिल इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल सराउंडिंग। हाँ भाई, ऑगमेंटेड रियलिटी में मैं तो देख रहा हूँ, मैं ऐसे कुत्ते ऐसा फोटो भी बनाया हुआ हूँ और मैं आगे लोग को भी देख रहा हूँ, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। वर्चुअल रियलिटी क्या है, आपने वीआर हेडसेट लगाया कभी? आप कभी उसमें गए हो, मॉल्स में जो प्ले जोन होता है, प्ले जोन में एक वीआर सीट होती है, उसमें आंख में वीआर हेडसेट लगाते हैं और सीट में तुमको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं पूरा, रोलर कोस्टर राइड पे, हॉरर में ले जाएंगे आपको, समुंदर में ले जाएंगे, यू एक्चुअली फील दैट। अब व्हेन यू एक्चुअली फील दैट, मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक्चुअली फील करते हो इस चीज को, आप तो दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं हो, आपका आंख बंद है, आपको पता भी चला क्या आजू बाजू क्या चल रहा है। यू आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड, आपकी बॉडी फिजिकली है बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हाई फुल्ली इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस
दैट रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड यूजिंग वीआर हेडसेट। ऐसे करके लोग हाथ पैर मार रहे हैं यार, है यहाँ पे बट फिर भी नहीं है, बट यहाँ पे तो नॉर्मल है, खाली ओवरले लगा लिया। तो वीआर इज और इससे ज्यादा एक्सटेंडेड चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल मेटावर्स, मेटावर्स में लोग दुनिया बना रहे थे यार अपनी। मेटावर्स जब आया लास्ट ईयर बड़ा न्यूज में था, फेसबुक ने लॉन्च करा। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि लोग मेटावर्स में हम लोग क्लासेस ले रहे होंगे, आप घर में बैठोगे लगेगा क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आएगा ऐसा टाइम। एक्चुअली हमने सोचा इस पे वर्क करने के लिए, तो खैर बहुत टाइम लगेगा उसमें। खैर, काम काम की बात पे आते हैं। तो आते हैं इस सवाल पे, which of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds, virtual world बोला ना यार, that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights or virtual items। मैं बोलता हूँ, समझ रहे हो मेटावर्स में किया क्या था इसने? मेटावर्स में इसने किया क्या था कि एक शहर बना दिया। क्या वर्चुअल शहर है? यस। वर्चुअल शहर में मैंने प्रॉपर्टी राइट ले लिया, मतलब मैंने, उसने एक बनाया, एक नया शहर बनाया, उस शहर में एक ज़मीन है और मैं एक्चुअली खरीद रहा हूँ उसको। दैट हैज़, उसका रियल एक्जिस्टेंस भी नहीं है यार, वर्चुअल एक्जिस्टेंस है और मैं खरीद रहा हूँ उसको। एक ज़मीन खरीद ली मैंने वहाँ पे, वो था मेटावर्स। क्या खतरनाक चीज़ बनाई। वो न्यूज़ में था और वही आया, देखो ये मेटावर्स आंसर में, कितना ईज़ी है, कुछ नहीं। एक होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सआर मतलब कुछ नहीं, एआर वीआर को कंबाइन कर दो, एक्सआर बन जाएगा। एआर, एक्सआर इज़ अम्ब्रेला टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर एआर प्लस वीआर। एआर मतलब कि स्नैपचैट फ़िल्टर, एंड वीआर मतलब वो जो हम मॉल में आँख में लगा के जो वीआर एक्सपीरियर हेडसेट लगा लेते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? अब आते हैं डीप फेक्स के ऊपर। डीप फेक पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ एक चीज़, एआई। पहले एआई पढ़ेंगे फिर जाके, एआई को तो अच्छे से पढ़ेंगे। दिखा दो मैं और क्या पढ़ाऊँगा आपको, एआई पढ़ाऊँगा। एआई के बाद में जितने भी टर्म्स हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जीपीटी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरालिंक, ठीक है, सब न्यूज़ में रहा है 3-4 साल से। फिर पढ़ाऊँगा क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है? आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल क्या होता है? क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है? क्वांटम टनलिंग क्या होती है? क्वांटम डिकोहेरेंस क्या होता है? अभी देख के डर क्या होगा आपको कि क्या चीज़ बोल रहा है ये मास्टर? आई कैन गिव यू, आई प्रॉमिस यू, ये चीज़ मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा लगेगा कि ये तो बच्चे वाली चीज़ है, ठीक है? एंड देन एप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है? एंड 2D, 3D, 4D प्रिंटिंग, कुछ कूल फैक्ट्स, एंड देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद खत्म कर लेंगे, ठीक है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, नियो कंप्यूटर्स, क्लाउड कंप्यूटर्स, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ठीक है? एज कंप्यूटर्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें। एक बार इसको पढ़ा देता हूँ, कोई खास बात नहीं, छोटी सी चीज़ है। सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। व्हाट इज दिस? सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, समझो ध्यान से। व्हाट इज सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब? वेरी इजी। सरफेस वेब बेसिकली मतलब जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सरफेस वेब जो ऊपर ऊपर से हमें दिखता है। देन देयर इज डीप वेब। डीप वेब समथिंग व्हिच रिक्वायर्स फॉर योर डेटा का एक्सेस। आप डेटा का एक्सेस कर पा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मतलब लेट्स से यू लॉगिन टू सम वेबसाइट, आपको पर डेटा का रिसर्च करके दिखा रहा है, तो आपका डीप वेब हो गया। किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लॉगिन कर पा रहे हो, उसका डेटा दिखा पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज द डीप वेब, ठीक है? डार्क वेब इज समथिंग व्हिच इज वेरी डार्क, व्हिच इज नॉट एक्सेसिबल बाय नॉर्मल पीपल। ये ऊपर है, इस हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये थोड़ा सा वो जो थोड़ा डिग डीप करेंगे वो एक्सेस कर पाएंगे। इसको खत्म एकदम बॉटम में जाना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। दैट इज व्हाट इज डार्क वेब। इट इज यूज्ड, एक ब्राउज़र का नाम याद रखना, tor ब्राउज़र। एग्जाम में कभी पूछ लिया कि tor क्या होता है? तो tor इज अ वे थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस डार्क वेब, इट्स अ ब्राउज़र, ठीक है? tor। डीप वेब हमारा हो गया सरफेस वेब। 3 तरह के वेब्स हैं, कुछ खास बात नहीं है। आइसबर्ग के टिप के से ध्यान रखना, आइसबर्ग जो ऊपर दिखता है वो सरफेस है, जो बीच में है वो डीप है और सबसे नीचे में है वो डार्क वेब है। जितने भी इल्लीगल क्राइम्स होते हैं वो डार्क वेब पे होते हैं। कोई बोलते हैं डार्क वेब कंप्लीटली इल्लीगल एक्टिविटी के लिए है क्या? लीगल भी होती है, होता है। इंटेलिजेंस वाली एजेंसीज़ होती हैं, वो डार्क वेब यूज़ करती हैं। बट एट द सेम टाइम मनी लॉन्ड्रिंग, सारा क्राइम, सारा वहीं से पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है? ये हो गया हमारा डार्क वेब। अब आते हैं एआई के ऊपर। एआई इज़ द बज़वर्ड, ठीक है? 2 तरह के एआई पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई। आज जो एआई हम यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड इवन चैट जीपीटी। बहुत लोग चैट जीपीटी बहुत एडवांस है, हाँ एडवांस तो है, बट इट इज़ स्टिल नैरो एआई। इट इज़ इन बिटवीन दीज़ 2, मैं कह सकता हूँ। चैट जीपीटी इन दोनों के बीच में आता है। कुछ क्लासिफिकेशन इसको नैरो में डालती है, कुछ इसको बीच में डालती है, जनरल में तो नहीं आता है, ठीक है? अब जनरल का मतलब है कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। क्या चैट जीपीटी ट्राइज़ टू अचीव ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस? है नहीं उसके पास। अगर ये इसके पास ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आ गई, तो बोलूँगा मैं जनरल एआई है, ठीक है? चैट जीपीटी जनरल एआई नहीं है। नैरो एआई अभी भी सारे के सारे नैरो एआई। नैरो एआई मतलब कि आपने उसको इंटेलिजेंस दी लिमिटेड वाली। क्या सारा काम जीपीटी कर सकता है? नहीं कर सकता है। मैं उसको बोलूँ नाच के दिखाओ, नाच देगा? नहीं, गाना बोलो, गाना बना देगा, कुछ-कुछ खराब कर देगा गाने में। इट कैन नॉट शो ह्यूमन क्रिएटिविटी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ स्टिल अ नैरो एआई, जनरल नहीं है। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होगी तब जाके मेरा वो जनरल एआई होगा। मुझे एग्जाम पूछ ले कि नैरो जनरल क्या है? नैरो इज़ अ शॉर्टर टर्म व्हिच इज़, बोल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नैरो? नैरो सारे नैरो हैं अभी। अभी जनरल हमारा बना नहीं है, काम कर रहे हैं। अब आते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है? जो चैट जीपीटी तुम्हारा जो है ना, अभी देखो एक टर्म आया डीप सीक। डीप सीक क्या है? चाइनीज़ वर्ज़न है, चाइनीज़
जीपीटी ऐसा है ना, जीपीटी का चाइनीज एआई है, चाइनीज एआई विच इज बिकमिंग अ कॉम्पिटिटर ऑफ चैट जीपीटी। समझे बात को? दिस इज व्हाट इट इज। अब समझो होता क्या है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमने एल्गोरिदम को सेट कर दिया, क्या भाई साहब, अगर अगर इफ दिस, अगर ये रिस्पॉन्ड आएगा देन यू रिप्लाई दैट, और एल्स यू रिप्लाई दैट, ऐसा करके कोड लिख देंगे हम लोग मोटा मोटी। एल्गोरिदम को पहले ट्रेन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन में डाला हुआ है कि ये बंदा अगर ये मूवी देखता है तो इसको इस तरह की मूवी रिकमेंड करोगे, तो जॉनरा उसने एल्गोरिदम में फीड कर दिया, उसने खुद से नहीं सोचा है कुछ। गूगल सर्च में आप जो करते हो एल्गोरिदम, वो आपको उसी टाइप का सर्च दिखाता है। यूट्यूब का फिल्टर, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो सब के सब क्या है, दे आर द मशीन लर्निंग में काम करते हैं। अगर दे वर्क ऑन अ सर्टेन लॉजिक, फिट कर दिया उसको एल्गोरिदम में, हाँ भाई तुमको ये आएगा, ये दिखाना, ये आएगा, ये दिखा, कुछ नया नहीं सोच पाएगा वो। डीप लर्निंग क्या करता है, ये सोचता है, एक्चुअली खुद से भी सोचता है। जैसे ये ट्राइज टू मिमिक, कॉपी करना चाहता है ह्यूमन ब्रेन को विद न्यूरल नेटवर्क। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? यही न्यूरल नेटवर्क से तुमको मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे आके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स है ना, उनके नेटवर्क को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब अगर एआई न्यूरल नेटवर्क को कॉपी कर ले, मिमिक कर ले, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं एएनएन। समझ आया मेरी बात? अब कोई सोचेंगे कि यार एक्चुअली में मेरे बोर्ड में होता है क्या ऐसा? नहीं, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोडिंग होती है उस तरीके की, इट्स इट्स डिजाइन इन सच अ वे कि उसका जो फंक्शन होता है ना, लॉजिकल फंक्शन जो होता है, वो इस तरह का डिजाइन होता है, इट वर्क्स ऑन द ब्रेन का न्यूरॉन का नेटवर्क। दैट इज व्हाट द आर्टिफिशियल न्यूरल, इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, इट्स एन एआई, इट्स कंप्लीटली सॉफ्टवेयर, इट हैज नो हार्डवेयर एक्जिस्टेंस। प्लीज ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर है दोस्त, ये नो हार्डवेयर। लेकिन इसी का एक भाई है, इसी का भाई है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ये हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग है। मतलब देखो मैंने इसको इस तरीके से बनाया ना, ये इसका एक-एक वर्ड मैंने अपने हाथ से लिख के बनाया है, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ बहुत बढ़िया बनाया है इसको, उस तरीके से कि सब क्लैरिटी आ जाएगी। सबको पास-पास में रखा है ताकि आपको क्लैरिटी, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, उसी को मैं टच कर रहा हूँ। अब न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? इसमें भी न्यूरॉन्स आएँगे? येस, बट कंप्यूटिंग है, मतलब इट्स अ हार्डवेयर। ये एक्चुअल कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है ना, उस मदरबोर्ड में इस तरीके से न्यूरॉन को इमिटेट करेगा। एंड दिस इज़ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज़ मिमिकिंग द रियल ब्रेन न्यूरॉन्स एंड सिनैप्सेस। व्हाट इज़ सिनैप्सेस? ये आपका न्यूरॉन है, इस तरीके से मान लो। एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट जिस चीज़ से होता है ना, सिनैप्सेस के थ्रू दूसरे में कनेक्टेड होता है, सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है? इसका जंक्शन, न्यूरॉन एंड सिनैप्सेस को यूज़ करके ये अपना हार्डवेयर बनाया हुआ है। ये हार्डवेयर है। दोनों दोनों दिमाग के न्यूरॉन को ही कॉपी कर रहे हैं, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड, व्हिच विल बी रिफ्लेक्टेड इन एआई मॉडल लाइक चैटजीपीटी, डीप माइंड। ठीक है? ये सारा कुछ है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है, दैट इज़ हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग। येस, एब्सोल्युटली सर। ठीक है? दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों दिमाग को कॉपी करेगा। ये हार्डवेयर में एक्चुअल कंप्यूटर बना के कॉपी करेगा। एग्जांपल आईबीएम का ट्रू नॉर्थ, ये उतना कॉमन नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। अब एक टर्म आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब लोग क्या करेंगे, इसको इससे कंफ्यूज कर लेंगे। भाई साहब सब अलग-अलग है। ठीक है? अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? क्या हो यदि अगर मैं किसी मशीन को दिमाग से कंट्रोल कर लूँ, हाथ से दबाऊँ ही ना। मैं अगर बोलूँ इस तरीके से अपने लैपटॉप को आवाज़ बढ़ा दो, बढ़ा दे। बोलो कम कर दो, कम कर दे। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज़ मैं को टच करना पड़ेगा फिज़िकली। तो अगर क्या हो यदि कि मैं अपने दिमाग को यूज़ करके ऐसा करके मैं चीज़ों को, डिवाइस को कंट्रोल कर सकूँ। तो व्हाट इफ a technology that connects the brain, human brain with a computer or a machine, it allows people to control devices using their thoughts without physical movement। दिमाग से मैं जो सोचूंगा वो हो जाए मशीन में। ऐसा कर दे तो क्या मजा आ जाए, राइट? अब आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, स्टीफन हॉकिंग का नाम ध्यान में आ रहा होगा। यू माइट बी थिंकिंग कि स्टीफन हॉकिंग साहब जो है वो भी यही यूज करते हैं, बट नहीं, वो ये यूज नहीं करते। स्टीफन हॉकिंग साहब जो यूज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट ही डज नॉट यूज हिज ब्रेन। कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बता देता हूँ बस। उनका अलग है, उनका उनका मस्कुलर मूवमेंट से चलता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हमारे काम का नहीं है। वो बीसीआई यूज नहीं करते। बीसीआई यूज करके इलॉन भैया ने क्या बनाया है, न्यूरालिंक बनाया है। न्यूरालिंक किसने बनाया है? इलॉन मस्क ने बनाया है, व्हिच इज नथिंग बट अ बीसीआई, बट इट्स एन इन्वेसिव बीसीआई। मतलब कि दो तरीके से बीसीआई होता है। या तुम दिमाग के ऊपर कभी तुम्हारा ईईजी हुआ है? मेरा हुआ है, ईईजी। ठीक है? लास्ट ईयर मैंने करंट में पढ़ाया था इसको, ईईजी। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी करके कुछ बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। हाँ, ठीक है? मतलब क्या है कि आपके आपके दिमाग पे ना, यहाँ पे जेल लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ऊपर से फिट करते हैं। ठीक है? एंड दैट विल मेजर, ऐसे करके दिखाता है आपके ब्रेन के फंक्शन कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपके हार्मोन कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो वहाँ पे दिखाता है। समझ आ रही बात? अब मेरी बात तुम ध्यान से समझना। मैं अगर तुमको ये बात बोलता हूँ कि ये चीज़ अगर ऊपर लगाया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने इसको दिमाग को खोल के अंदर डाल दिया कुछ, तो मज़ा आ जाए? मज़ा नहीं आया, मतलब दिमाग को खोल दिया, इन्वेसिव कर दिया, मतलब दिमाग के अंदर चला गया, मतलब कि ऑपरेशन करके अंदर डाला है, इन्वेड कर दिया, बॉडी इन्वेड होता है, सर्जरी होती है इन्वेसिव। जैसे आपने नाम सुना, लैप्रोस्कोपी का नाम सुना होगा, जो स्टोन हो जाता है तो सर्जरी करते हैं लैप्रोस्कोपी से। पहले क्या था कि ओपन वुंड लगाते थे, काटा और काट के निकाला और फिर सिल दिया उसको। अब क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं, मतलब कि एक होल करते हैं और वहाँ से लैप्रोस्कोप डालते हैं, उससे सर्जरी करते हैं, निकालते हैं और उसको सील करके निकाल लेते हैं वापस। ये होता है लैप्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ठीक? उस तरीके से ये क्या है, इन्वेसिव तो है नेचर का भाई,
काटे फाटे का दिमाग को आपके, हल्का सा कुछ डालेगा अंदर में। और एक होता है नॉन इन्वेसिव भी होता है, विच इज जस्ट के ऊपर में आपके ऊपर में चिपका दिया इलेक्ट्रोड और आपको मेजर कर लिया। अब इसने क्या करा, टाइनी फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड यूज किया, जो थ्रेड बोला इसने, थ्रेड के जैसा इलेक्ट्रोड होता है ना, न्यूरॉन कैसा होता है, थ्रेड जैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड यूज किया दिमाग के अंदर डाल के। अब ये क्यों करना पड़ा इसको, बताओ मुझे, क्यों किसी के दिमाग को इसने के अंदर कुछ इसने छेद कर दिया दिमाग के अंदर में, क्यों करा, कुछ दिक्कत रही होगी। इट होल्ड्स अ वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। कैसे, मान लो कोई बंदा पैरालाइज्ड है, उसके पास प्रोस्थेटिक लिम्स है, मतलब लिम्स लगा दिया उसके पास, और वो लिम्स कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि कंट्रोल तो निर्दर्श से होता है। अगर दिमाग का नर्व किस तरीके से उसे जोड़ दिया, दिमाग को यूज करके दिमाग को उससे मशीन से कनेक्ट कर दिया, तो काम हो जाएगा ना यार, तो चल पाएगा ना, तो इसलिए फायदा है। एक और तरीका, मान लो किसी बंदे के पास कार की एक्सीडेंट हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, जिसका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया, उसके बॉडी के मूवमेंट पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। अगर उस किसी तरीके से दिमाग से मैं कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है, आपके इस पर्टिकुलर किसी, मान लो किसी के स्पाइनल कॉर्ड में कोई पर्टिकुलर पार्ट नर्व जब गई है, वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड आपके किसी बॉडी का किसी कोई पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उस पार्ट से, स्पाइनल कॉर्ड का काम था कि उस पार्ट से सिग्नल को ले जाके आपके दिमाग तक लेके जाना और दिमाग से वापस वहां लेकर जाना, बट अब तो वो लेके जाके कि वो पार्ट दब चुका है। लेकिन अगर मैंने सीधा दिमाग से ही उसे कंट्रोल कर लिया, तो काम हो जाएगा। ऐसे लोगों में काम करेगा। दूसरा, ऐसे लोग जो बेचारे बोल नहीं पाते, स्पीच इम्पेयर्ड है, किसी का सर्जरी हो गया, वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया, तो वैसे में ब्रेन सिग्नल के थ्रू से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई डिवाइस बना देंगे और डिवाइस ब्रेन जो सोचेंगे वो डिवाइस बोल देगा। ये सिस्टम चलता है दोस्त, ठीक है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरालिंक बाय इलॉन मस्क, व्हिच इज अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। व्हाट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस? व्हिच इज नथिंग बट इंटरफेस है, इसमें ब्रेन और कंप्यूटर का इंटरफेस है कि ब्रेन कंप्यूटर को कनेक्ट कंट्रोल करेगा यूजिंग योर ब्रेन। यू कैन जस्ट कंट्रोल योर डिवाइस और कंप्यूटर यूजिंग योर थॉट्स ओनली विदाउट फिजिकली टचिंग इट। क्लियर? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, दिस बोथ विल ट्राई टू मिमिक द ह्यूमन का ब्रेन का नर्व्स, न्यूरॉन्स, बट डिफरेंस इज दैट दिस विल डू आर्टिफिशियली सॉफ्टवेयर बेस्ड, एआई को यूज करके, एंड दिस विल यूज एक्चुअली कंप्यूटर का हार्डवेयर बना के। समझ गए? दिस वर्ड इज। अब मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ वापस, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? ज्यादा डीप कैसे लर्न, जब तुम इंसान की ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करोगे विद न्यूरल नेटवर्क, व्हिच इज नथिंग बट, इसी को तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, और इसी का एग्जांपल तो चैट जीपीटी और डीपसीक है ना, वो चीज हो गई। अब आते हैं एलएलएम पे एंड जीपीटी पे। एक सवाल ऑफ द सेंचुरी इज दैट पीपल आर कंफ्यूजिंग बिटवीन एलएलएम एंड जीपीटी। लोग को क्या लगता है ना, दोनों सेम ही चीज है। हाँ, दोनों सेम चीज है, बट एकदम सेम भी नहीं है। जीपीटी इज अ टाइप ऑफ एलएलएम। व्हाट इज एलएलएम? एलएलएम इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब क्या, कि उसमें ना आप इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा फीड कर सकते हो, एंड वो उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे तुम उसको ट्रेन करते हो, एंड दैट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जीपीटी इज वन ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। डीपसीक इज आल्सो एन एलएलएम। तो डीपसीक, ये सारे के सारे क्या है, तो जीपीटी क्या है, जीपीटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल व्हिच डेवलप्ड बाय ओपनएआई। ओपनएआई कंपनी है, सैम अल्टमैन की कंपनी थी, ठीक है ना। एलएलएम क्या है? इट्स अ जनरल टर्म फॉर एआई मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन लार्ज टेक्स्ट डेटा सेट्स। ठीक है, एग्जांपल चैट जीपीटी, डीप सीक, बर्ड बाय गूगल, क्लॉड बाय एंथ्रोपिक, लामा बाय मेटा। ये पांचों नाम ध्यान रखो, एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। ये पांचों नाम एकदम ध्यान रखो कि ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलएलएम, दिस ऑल आर एग्जांपल, दिस आर नॉट एग्जांपल ऑफ जीपीटी। जीपीटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलएलएम। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। अभी हम लोग भी अपना एआई बनाएंगे, तो हम लोग लामा के ऊपर बनाएंगे, मोस्ट लाइकली डिस्कशन चल रही है, विल मेक इट ऑन लामा, ठीक है। समझ रहे हो? दीज आर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यूज करके हम लोग बनाएंगे, समझे। अदर जनरेटिव एआई, जैसे कुछ नाम और ध्यान रखना है, डैल ई, डैली, डीप माइंड का अल्फा कोड, एंड सोरा। सोरा किसका? जीपीटी का ही, ओपन एआई का ही है, ओपन एआई का ही सोरा है। ये नाम दे देगा आपको। सोरा क्या है, एग्जाम में वन वर्ड ध्यान रखना है। डीप माइंड क्या है, डैली क्या है, बर्ड क्या है, क्लॉड क्या है, सारे के सारे एआई बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, मशीन लर्निंग पुराना जमाना हो गया, जमाना है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग मेक्स द, नई चीज सीखता है दिमाग को कॉपी करके, एंड यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर बेसिस। एंड एलएलएम इज समथिंग एग्जैक्टली वही एआई मॉडल है व्हिच वर्क्स ऑन द डीप लर्निंग। उसमें आप बहुत ज्यादा डेटा सेट को ट्रेन करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को ट्रेन करते हो, एंड जीपीटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलएलएम। कंफ्यूजन दूर दूर तक दूर हो गया। नैरो एआई, जनरल एआई समझ गए, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग समझ गए, एलएलएम जीपीटी समझ गए, आर्टिफिशियल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल ऑफ कंप्यूटिंग, बीसीआई समझ गए, समझ गए। अब आते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी पे। दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट इज, आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा है, बट इट्स वेरी इजी। समझा दूंगा मैं आपको इतना आसानी से कि आपको लगेगा कि बच्चे वाली चीज़ है, ठीक है। एक सेकंड दे दो मुझे बस। इसको देखो, एक कहानी समझते हैं। कहानी क्या, मतलब कुछ चीज़ बताता हूँ मैं आपको रियल लाइफ से। मैंने एक सिक्के को हवा में उछाला है, जब तक, अब सिक्का में हाथ पे आएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सिक्का जब तक हवा में है, आई कैन नॉट से इट कैन बी हेड, इट कैन बी टेल आल्सो, राइट। सो द एयर टाइम ऑफ द टाइम, जिस टाइम तक वो एयर में था, एयर बाउंड था, मेरा जो कॉइन था, दैट टाइम द स्टेट ऑफ द कॉइन वाज हेड एज वेल एज टेल, दोनों ही है। वी कैन नॉट टेल बिकॉज़ वहां आप देख नहीं सकते। वी कैन टेल ओनली वो हमारे हाथ पे आके गिरेगा, हम उसकी पोजीशन या उसका स्टेट तभी कंफर्म कर पाएंगे जब वो हमारे पास आके लैंड करेगा, एंड जब वो लैंड कर गया, एंड वी कैन ओनली से कि या तो हेड है या टेल है, आइदर वन ऑफ देम। सिमिलरली जब हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं ना,
तो दो तरीके से होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों नहीं होगा। आइदर ऑफ देम नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर में सिग्नल को ट्रांसफर करूंगा तो एट द सेम टाइम वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजिशन। दोनों स्टेट आपस में क्या है, सुपर इम्पोज, यू कैन नॉट टेल कि कौन सा है। दैट्स हम बोलेंगे कि दोनों ही है। इसीलिए अब इसका फायदा क्या है बताऊंगा। सेकंड चीज इज क्वांटम इंटांगलमेंट। मान लो एक भाई है राम, एक भाई है श्याम। एक भाई राम रहता है चांद पे, एक भाई रहता है श्याम हमारे अर्थ पे, मान लेते हैं। अब ऐसा होता है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। तुम राम को मारोगे थप्पड़ तो लगेगा तुम्हारे श्याम को भी, राइट? तो दोनों क्या है, दोनों दे आर इंटैंगल्ड विद ईच अदर बिकॉज़ दे आर ट्विन्स। तो ये जो जुड़वा है इनमें से क्या, दे आर माइल्स अपार्ट, थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ माइल्स अपार्ट, स्टिल दे आर कनेक्टेड, दे आर इंटैंगल्ड, एंड इसी को बोलते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट। अब ये सारी चीज़ हमारे साथ नहीं होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, नॉर्मल इंसान हैं, हमारे बड़े-बड़े साइज़ के। ये नॉर्मल, जैसे मान लो मेरा फ़ोन है। अब मैं अपने फ़ोन को बोलूँ इस तरीके से कि भाई तू क्या करके तू इस बोर्ड के उस साइड चला जा दीवार के, चला जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि ये नॉर्मल पार्टिकल है। लेकिन हैड इट बीन अ क्वांटम, बहुत छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल होता, एंड इट वाज़ अ क्वांटम पार्टिकल, इतना छोटा होता, मे बी इट कैन क्रॉस दिस बैरियर। ठीक है? एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास एनर्जी की बैरियर होती है किसी भी क्वांटम पार्टिकल के लिए। फिजिकल बैरियर को क्रॉस भी कर जाए तो एनर्जी बैरियर होती है। उस एनर्जी बैरियर को कोई भी पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस कर जाए तो आपने देखा होगा मूवी में टेलीपोर्टेशन दिखाते हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है? तो हम तो क्वांटम पार्टिकल नहीं, लेकिन क्वांटम पार्टिकल आपने मूवी देखी होगी एंटमैन मार्वल की, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स से पूरा डिस्कशन किया, एक बार देखना ज़रूर उस मूवी को, बहुत क्लैरिटी आएगी आपको। उसमें दिखाता है कि वो एंटमैन अपने पूरे बॉडी के साइज़ को क्वांटम लेवल पे लेके छोटा कर देता है, एंड दैट इज़ द क्वांटम लेवल पे छोटा हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, दे उसकी लॉज़ ऑफ फिज़िक्स फॉलो ही नहीं होती है, एंड ही कैन आल्सो टाइम ट्रैवल। ठीक है? नाउ दिस इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ दिस सेल्फ रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। हमारे लिए काम का क्या है? इसको पढ़ो एक बार। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द साइंस ऑफ हाउ टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स बिहेव एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। बहुत छोटे लेवल पे कैसा बिहेवियर होता है उनका। क्लासिकल फिज़िक्स मतलब कि ग्रेविटी वगैरह क्लासिकल फिज़िक्स है, और क्वांटम फिज़िक्स मतलब छोटे पार्टिकल्स की। ग्रेविटी क्लासिकल फिज़िक्स बड़े-बड़े पार्टिकल्स की, जो ग्रेविटी को फॉलो करते हैं। दे वोंट फॉलो दैट। Quantum particles don't follow the normal rules. They behave in strange and unpredictable ways, and that is why still research is going on. ठीक है? अब quantum mechanics is different from classical physics and allows particle to exist in multiple state. Now this is what we call as superposition कि zero भी है और one भी है, दोनों में exist करता है। Be linked across distances मतलब entangled है, and pass through the barriers मतलब इसको बोलते हैं quantum tunneling। टनल की तरह यहाँ से वहाँ पास कर जाता है एनर्जी बैरियर क्रॉस करके। इसे कुछ की कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये तुम्हारा सुपरपोजिशन है। यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा क्यूबिट के ऊपर। 2022 का तुम्हारा क्या है ये? दिस इज योर पीवाईक्यू। क्या बोलती है यूपीएससी? बोलती है क्यूबिट क्या है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। क्यूबिट मतलब क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है? क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट यूज़र हम क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन क्यूबिट यूज़र करते हैं। क्यूबिट इज नथिंग बट अ क्वांटम पार्टिकल को क्यूबिट कहते हैं। नॉर्मल पार्टिकल इज नॉर्मल पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्यूबिट। एज सिंपल एज दैट। अब क्वांटम पार्टिकल जो है ये 0 और 1 में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकता है। मान लो 2 बॉक्सेस हैं, एक 0 है, एक 1 है। ये बोलता है दोनों में हो सकते हैं हम, एक में होने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने कंप्यूटर्स, पुरानी टेक्नोलॉजी वो क्या बोलती है? नॉन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, दोनों नहीं हो सकते। या तो हेड होगा या टेल होगा। इसका मतलब कि जब कॉइन हाथ पे आ गया तो नॉर्मल पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, मतलब या तो हेड या तो टेल। लेकिन द मोमेंट कॉइन इज इन द स्काई, जब वो फ्लिप कर रहा है तो वो बिहेव करेगा क्वांटम पार्टिकल की तरह। मतलब इट कैन बी हेड, इट कैन बी टेल, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। ठीक है? ये सिंपल सी बात है। क्वांटम एंटांगलमेंट, दो पार्टिकल लिंक हो जाते हैं आपस में। ठीक है? इस तरीके से लिंक होते हैं कि एक पार्टिकल को तू चेंज करेगा, दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नो मैटर कितने भी दूर हो जाए पार्टिकल। दिस अगर दो पार्टिकल को मैंने पास करके उनको क्वांटम इंटैंगलमेंट करा दिया, अब नाउ इफ दो पार्टिकल्स आर क्वांटम लेवल पे इंटैंगल्ड, इफ आई चेंज दिस, दैट पार्टिकल विल आल्सो बी चेंज। अब इन सब का एप्लीकेशन क्या है ये समझना है। ये समझा के लोग भाग जाएंगे, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। क्वांटम टनलिंग, इस पे अभी काम चल रहा है, स्टिल काम हुआ नहीं है। अगर ये हो गया, देन पार्टिकल्स कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वॉल्स, ट्रैवल थ्रू एनर्जी बैरियर्स। टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है आने वाले फ्यूचर टाइम में, अगर ये पॉसिबल हुआ तो। अगर ये हमने ह्यूमन लाइफ पे अप्लाई कर दिया तो। खैर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब दिक्कत क्या है इसके साथ? इतना तो फायदा, दिक्कत क्या है कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोज्ड है, इंटैंगल्ड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है चेंजेस के। तुरंत कुछ भी करोगे चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी, वेरी सेंसिटिव। एंड सेंसिटिव है तो क्या होता है, कोई भी अगर नॉइज़ हुआ, नॉइज़ क्या होता है? अनवांटेड डिस्टर्बेंस। कोई भी अगर नॉइज़ हुआ, कोई भी क्वांटम लेवल पे अगर कोई भी नॉइज़ हुआ ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तुरंत। इसी को बोलते हैं क्वांटम डिकोहेरेंस। मतलब क्या? कि क्वांटम स्टेट लाइक सुपरपोजिशन, एंटांगलमेंट, ये जो होता है ना सिस्टम, ये बहुत डेलिकेट होता है यार, बहुत नाजुक है। कि क्वांटम पार्टिकल अपने सराउंडिंग से हीट, लाइट, एयर से इंटरैक्ट करते हैं ना, तो अपने क्वांटम प्रॉपर्टी ये लूज़ कर देते हैं। दे आर नॉट क्वांटम पार्टिकल्स एनीमोर। इसीलिए इसको बनाना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव टू, इसको हीट नहीं चाहिए। इसलिए अगर तुम क्वांटम कंप्यूटर बनाते हो ना, यू हैव टू कीप इट एट अ फ्रोज़न टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस तुमको रखना पड़ेगा इसको। पॉसिबल है रखना? यस, बट रिक्वायर्स इनॉर्मस एक्सपर्टीज़, बहुत पैसा लगेगा, एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्सपर्टीज़ ड्रिवन।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब पोजीशन का और इंटांगलमेंट का मैं एप्लीकेशन करके क्या करता हूँ, तो एप्लीकेशन समझो। पहला एप्लीकेशन इज योर क्वांटम कंप्यूटिंग, सेकंड एप्लीकेशन इज योर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान समझिए इस बात को, ठीक है। बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करता है। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स। इसमें दो प्रिंसिपल लगते हैं, एक प्रिंसिपल तुम्हारा होता है सुपरपोजिशन, बोलो यार, और एक होता है तुम्हारा क्वांटम एंटेंगलमेंट, तो मैं इधर लिखता हूँ, एक होता है तुम्हारा क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब दोनों को समझना कि एग्जाम में पूछ ले कि वर्क्स ऑन विच, दोनों में ही काम करता है, क्या किस तरीके से काम करता है ध्यान रखना। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है इसकी। क्यों स्पीड ज्यादा होती है, ध्यान समझना मेरी बात। मैं बोलता हूँ कि सिग्नल को ट्रांसफर करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है 0 1 0 1। कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसा आता है, इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या कि तू एक बार बोलेगा 0 है मतलब कि खत्म, नो 1 यस, ऐसे करते करते सिग्नल जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, 0 जाएगा 1 0 1 0 1 इस तरीके से जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम है कि तू पहले 0 को चेक करेगा, क्योंकि तुझे पता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों नहीं होगा। तुमने 0 चेक किया, फिर 1 चेक किया, फिर 0 फिर 1, इस तरीके से मल्टीपल आइटरेशंस लगते हैं एंड लंबा टाइम लगेगा तुमको। लेकिन अगर तुमको पता है कि तुम 0 1 किसी एक को भी चेक कर लो तो काम हो जाएगा, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो तुम मान लो कि तुमने इस पार्टिकल को अगर दिया है, यही चेक कर लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो गया, दैट्स व्हाई क्वांटम कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट। अब एंटांगलमेंट विल, मैं अगर बोलता हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ नहीं है, फिर भी आपको समझने में हेल्प करेगा। मान लो एक पार्टिकल एक्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल वाई यहाँ पर है, एक्चुअली में सिग्नल ट्रांसफर करना होता है, बोलो यार, एक्स यहाँ पर, दोनों आपस में एक्स बोलता हूँ, क्यों, एक ब्लू एक्स एक ग्रीन एक्स, दोनों क्या आपस में क्वांटम लेवल पे इंटेंगल्ड है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर तू इस पे चेंज करेगा तो इसमें भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी ने, मान लो ये पार्टिकल इतने डिस्टेंस डी पे एग्जिस्ट करता है और सिग्नल इस वाले पार्टिकल से यहाँ तक आना है, लेकिन ट्रांसफर फाइनल पॉइंट ये तुम्हारा यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट सिग्नल का यहाँ पर है, यहाँ तक पहुंचना है। तो आप तो एक बात बताओ, अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ से होकर यहाँ तक जाए या तो सिर्फ यहाँ तक जाए तो दिक्कत। लेकिन तुमको एक बात पता है, ये पार्टिकल इसके बहुत पास में, जो इनिशियल पॉइंट है ये एक्स वाले के बड़ा पास में, ग्रीन एक्स से बड़ा पास में है। अगर सिर्फ ग्रीन एक्स को ट्रांसफर सिग्नल कर दिया और किस तरीके से इस तक सिग्नल पहुंच जाए, तो यहाँ तो पहुंच जाएगा आराम से, जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये इंटेंगल्ड है, तू चेंज इसमें करेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस कम्युनिकेशन विल फास्टर, सिस्टम विल फास्टर, एंड दैट्स व्हाई क्वांटम एंटांगलमेंट को यूज करके एंड सुपरपोजिशन को यूज करके वी मेक क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसमें सेकंड चीज व्हिच इज योर क्वांटम कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो भी ऐसे ही होता है, व्हिच इज आल्सो वेरी फास्ट। वो समझाता हूँ कैसे होता है क्वांटम कम्युनिकेशन, कैसे होता है समझना ध्यान से। इट हैपेंस थ्रू अ थिंग कॉल्ड एज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। ध्यान समझना इस बात को, लास्ट 2 साल से न्यूज में है आपके। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द क्वांटम कम्युनिकेशन, की क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम अगर कम्युनिकेशन करते हो, आज कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंटरनेट भेज देंगे, रेडियो वेव के ऊपर भेजेंगे, राइट, एक क्वांटम लेवल पे काम करेंगे, कैसे करेंगे, दे यूज फोटॉन्स। ये क्या यूज करते हैं, दे यूज फोटोन एज अ कैरियर। हम लोग आज के में क्या यूज करते हैं, वी यूज रेडियो वेव एज अ कैरियर, वाईफाई में, इंटरनेट में, या फिर वी आर यूजिंग लाईफाई एज अ कैरियर, तो और फास्ट था। लेकिन मैं अगर फोटॉन्स को कर लूं, फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर पार्टिकल्स व्हिच ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जैसे ही पार्टिकल होते हैं। फोटोन पे बैठा दिया मैंने, अब बैठा के ट्रैवल कर रहा है मेरी चीजें। अब समझो हो क्या रहा है, अब मैं करूंगा क्या, ये लेट से मेरा एक फोटोन है, ये फोटोन जा रहा है, ठीक है, मेरा फोटोन जा रहा है ऐसे करके, ये मेरा फोटोन है। मैंने बोला फोटोन फोटोन ऐसा करो, मेरे इन्फॉर्मेशन को तुम लेकर जाओ ना, ये डेटा को, मैं ये भेजने वाला हूँ, और ये मेरा दोस्त जो है वो रिसीवर है, ये मेरा हो गया सेंडर, रिकॉर्ड हो रहा है यार, हाँ। और ये मेरा हो गया रिसीवर। यहाँ पर बैठा है एक स्पाई, कौन बैठा है, यहाँ पर एक बैठा है स्पाई, ये कौन है, इज योर स्पाई। ये चाहता है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन को सुन ले, टैप कर ले, फोन को टैपिंग हो सकती है, इसकी टैपिंग नहीं हो सकती, कैसे, इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स, इट वर्क्स ऑन अगेन सुपरपोजिशन प्लस इंटैंगलमेंट, दोनों पे वर्क करता है। कैसे समझना ध्यान से, इसने जो सिग्नल भेजा है, ये क्या 0 1 दोनों हो सकता है, यस, कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम, यस। ऑल्सो ये जो सिग्नल भेजेगा, ये क्या, ये सिग्नल इंटैंगल्ड होगा, यस, का मतलब कि अब इस सिग्नल भेजा, ये ट्रैवल करते 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 तक इस तक पहुंचा, एंड चूंकि दोनों पोजीशन यूज किया है, इट्स वेरी डेलिकेट, यस। अब इसने जो सिग्नल रिसीव, दोनों कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे अपने पास, ये बोलेंगे भाई मेरे ना एक की डेवलप कर ली है, क्या डेवलप कर ली है, एक की डेवलप कर ली है, एक पासकोड की, कैसे होता है पासकोड मैच करना है, एक पासकोड की मैच डेवलप कर ली इन्होंने। अब ये क्या बोलेगा, भाई मिला पासकोड तेरा सेम आ रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि बोलेगा भाई इंटैंगल पार्टिकल है, जो मैंने भेजा सेम पहुंचना चाहिए तुम्हारे पास, वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। और अगर किसी ने बीच में छेड़छाड़ करी होगी, वो पार्टिकल तुरंत इतना सेंसिटिव चेंज हो गया होगा, एंड दैट इज वाई अगर चेंज हो गया, समझ जाएंगे मेरे डेटा को किसी ने टेम्पर किया है, किसी ने देखा है, किसी ने छेड़छाड़ करी, सुन लिया है,
बिकॉज इट वॉज सपोज टू रीच दिस, क्योंकि इंटैंगल पार्टिकल है, सुपर इम्पोज पार्टिकल है, बट इसने अगर बीच में इसको इंटरसेप्ट कर लिया तो डेटा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, वो सेम रहेगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज वाई क्वांटम डिकोरेंस हो जाए, क्वांटम नॉइस की वजह से वो क्वांटम प्रॉपर्टी लूज कर देगा अपनी, और सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, तो सेम डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं होगा, सेम कोड मैच नहीं करेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज वेरी सिक्योर। क्या है ये? इट इज वेरी वेरी सिक्योर। Quantum communication is very secure, which is used by the quantum key distribution. What is quantum key distribution? Is nothing but a principle which says that there is to be pass keys in which the signal will be transferred on the photons between the center and the receiver, and the principle used are the superposition principle and quantum entanglement. Okay, they are so delicate. If a spy or if any interceptor is trying to intercept the signal will immediately change, and the sender and receiver will know that their transmission has been compromised. ठीक है, क्लियर है, डन। क्वांटम कंप्यूटिंग मेरे पास खत्म हो गया। अब ध्यान क्या रखोगे एग्जाम के लिए, क्वांटम सुपरमेसी क्या है, ये अभी न्यूज़ में रहा है, मतलब क्या, अगर अगर ऐसे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिए हैं जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर को सॉल्व करने में, मतलब बड़ा फास्ट है ये, नॉर्मल कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो सॉल्व करने में लग जाए और क्वांटम कंप्यूटर को उसको सॉल्व कर ले, तो वी से कि क्वांटम सुपरमेसी अचीव हो चुकी है। तो व्हाट एग्जाम पूछे व्हाट इज क्वांटम सुपरमेसी, ये डेफिनेशन में ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए नेशनल क्वांटम मिशन लिया, क्वेस्ट लिया, क्यूका लिया, इनकेविटी लिया, उसके जैसे कौन से मिशन क्वांटम को लेके, ये सारों का नाम ध्यान रखोगे। एग्जैक्ट और ध्यान रखोगे कि क्यूकैल इज द ओनली मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने किया है, ठीक है, बाकी सारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है, ध्यान रख लोगे। चलो, अब आते हैं 2D 3D एंड 4D प्रिंटिंग पे। इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। जो मैंने प्रिंट करा प्रिंटर से, वो 2D प्रिंटिंग होता है, नॉर्मल प्रिंटिंग होती है जो किताब कॉपी हमारी होती है। 3D प्रिंटिंग मतलब कि मैंने डिजाइन बनाया, डिजाइन के साथ इसने लेयर बाय लेयर करते 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 एक पूरा 3D ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। दो चीज ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। का मतलब ये होता है कि आप लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को बनाते हो, एक लेयर पहले बनाया, फिर एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे करके 3D स्ट्रक्चर बन गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज 3D प्रिंटिंग व्हिच सेज बिल्डिंग लेयर बाय लेयर, दिस टू थिंग्स यू रिमेंबर, बिल्डिंग लेयर बाय लेयर, दैट इज व्हाट एडिशन करते करते एडिशन किया, लेयर लगाया, एडिशन किया, लेयर लगाया, और 3D में कन्वर्ट कर लिया, 3D प्रिंटिंग। व्हाट इज 4D प्रिंटिंग? 4D प्रिंटिंग 3D का एक और 3D प्रिंटिंग ही है, बट इसका और एडवांस फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, तूने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, मान लो तुमने इससे बना लिया एक तो बना लिया तुमने, ठीक है। अब होगा क्या, 4D प्रिंटिंग क्या करेगा, उसके शेप को चेंज कर देगा। तुमने मान लो इतनी बड़ी चीज़ बनाई, तुमने सोचा कि यार इसका शेप बड़ा हो जाए, छोटा घर बनाया बड़ा हो जाए, तो 4D प्रिंटिंग से होगा। मतलब कि एक्स्ट्रा हीट प्रेशर लगा के तुम शेप को चेंज कर सकोगे, तो दैट इज़ व्हाट इज़ 4D प्रिंटिंग इज़। कुछ कूल फैक्ट्स, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेंपल बनाया गया सिद्दीपेट तेलंगाना में, वो 3D फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में, फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस से बनाया। 3 को फैक्ट है, 3 फैक्ट ध्यान रख लेना एग्जाम के लिए, थोड़ा बहुत कभी पूछ पाछ ले तो हो जाए हमारे लिए। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर यूज्ड बाय नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम कंप्यूटर इज आल्सो टाइप ऑफ नैनो कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर मैंने पढ़ा दिया, यूजेस क्यूबिट्स, इसमें नॉर्मल बिट यूज नहीं होता, 0 1 यूज नहीं होता, क्यूबिट यूज होता है। क्यूबिट इज नथिंग बट द क्वांटम बिट्स, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2000, पीवाईक्यू है आपका 2022 का। एरर रेट हाई होता है इसमें क्या? यस, एरर रेट हाई होता है, क्यों? बोल दे आपको लगेगा कि क्वांटम कंप्यूटर बड़ी अच्छी चीज है, एरर रेट तो कम होना चाहिए। भाई एरर रेट हाई होगा, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड भी बहुत ज्यादा है। द गुड थिंग इज दैट स्पीड इज वेरी हाई, बट स्पीड ज्यादा है तो क्वांटम डिकोहेरेंस भी तो होगा, नॉइज भी तो होगी, बड़े सेंसिटिव पार्टिकल्स है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। अब न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर पढ़ा दिया आपको, ये वो कंप्यूटिंग है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्यों? एएनएन जो है, न्यूरल नेटवर्क जो है, सॉफ्टवेयर होता था, इज एक्चुअली हार्डवेयर। दे आर कंप्यूटर्स व्हिच मिमिक्स द रियल ब्रेन न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस। रेफर टू पेज नंबर 46 जो पहले पढ़ा रखा है मैंने। एज कंप्यूटर एंड क्लाउड कंप्यूटर, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इस बात। क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड हमारे पास में है कि दूर में है? दूर में है क्लाउड्स, आसमान में है क्लाउड्स, मेरे पास में तो नहीं है। तो मेरा डेटा अगर मेरे से दूर स्टोर होता है, मेरे से दूर प्रोसेस, तुमने अगर फेसबुक पे मैसेज करा तो तुम्हारे यहाँ हो रहा है कि अमेरिका में हो रहा है? अमेरिका, तुम कहीं और डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा कहीं और प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब डेटा इज प्रोसेस समवेयर एल्स, नॉट नियर यू। यूजर जहाँ यूजर, एक होता है डेटा का जनरेशन, एक होता है डेटा का प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड डेटा इज स्टोर्ड। डेटा की मैं अगर बात करूँ, डेटा की अगर मैं डेटा की लाइफ आपको दिखाऊं, डेटा का अगर मैं दिखाऊं आपको किस तरह डेटा होता है, डेटा सबसे पहले डेटा होता है, डेटा इज जनरेटेड। सबसे पहले यूजर जो है डेटा को जनरेट करता है, आफ्टर दैट दैट डेटा इज प्रोसेस्ड। अब ये प्रोसेसन अगर यूजर के पास हो गया तो इसी को बोलते हैं एज। एज मतलब क्या? पास में, तो बोलेंगे एज। अगर डेटा प्रोसेसिंग नियर द यूजर हो गया तो बोलेंगे एज कंप्यूटर। एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो डेटा को कहीं और प्रोसेसिंग वहीं वहीं करेगी, वहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं तो तुम्हारी वहीं की वहीं करेंगी। अब मुझे बताओ, लेटेंसी ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी लेटेंसी। क्यों? क्योंकि डेटा को दूर ट्रांसफर नहीं करना है, पास पास में ही करना है, लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी क्या है भाई? डेटा को जितना दूर भेजोगे, तुम स्पेस से कम्युनिकेट करो, बहुत डिले आता है क्योंकि दूर है। कॉमन सेंस वाले डेटा को टाइम लगेगा ट्रैवल करने में भाई, स्पीड है उसकी भी ना यार। लेटेंसी इज नथिंग बट द स्पीड भाई, स्पीड कम है तो लेटेंसी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा लेटेंसी कम है, कम गैप हुआ। समझा दिया ये चीज़ मैंने पहले ही आपको। क्लाउड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो रिमोट सर्वर, रिमोट में दूर सर्वर है तुम्हारा, इंटरनेट बेस्ड है, कि जैसे गूगल ड्राइव हो गया, अमेजन वेब सर्विस हो गया। लेटेंसी ज़्यादा है इसकी, यस। मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूँगा, टाइम लगेगा। मैंने कंप्यूटर दिखा दिया। सुपर कंप्यूटर समझो,
सुपर कंप्यूटर आज सुपर परम हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर से। ध्यान देना, दे कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड। दैट्स व्हाट द मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। दे कैन मेक प्रोजेक्शंस कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दे मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछ लिया कि फ्लॉप्स इज कनेक्टेड विद व्हाट, क्वांटम कंप्यूटर। क्या वो फ्लॉप्स इज कनेक्टेड विद द सुपर कंप्यूटर। इट यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब क्या, एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर चलते हैं इसके। नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, एक प्रोसेसर चल रहा है, वो चल रहा है। इसने एक साथ में मल्टीपल टाइम प्रोसेस किया डेटा को, दैट्स व्हाई इट्स वेरी फास्ट। ठीक है, समझ गए, ये सारे कंप्यूटर का कहानी क्लियर है आपको। चलो, एज मतलब पास में, क्लाउड मतलब दूर में। डेटा प्रोसेसिंग पास हुआ तो एज, दूर हुआ तो क्लाउड। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर की चीजें न्यूज में। कुछ नहीं बच्चे, 5 मिनट में कर लूंगा इसको मैं, कुछ भी नहीं है। म्यूल अकाउंट, कुछ नहीं, एक ऐसा इलीगल अकाउंट है जो क्रिमिनल यूज करता है, म्यूल अकाउंट। पूछ ले कभी तो देख लेना, पूछेगा तो एज अ टर्म न्यूज पूछेगा और कुछ नहीं। दूसरा स्नो ब्लाइंड, स्नो ब्लाइंड इज अ बैंकिंग मालवेयर। ठीक है, एज अ टर्म पूछेगा, टर्म में ध्यान रखोगे मालवेयर है। स्नो ब्लाइंड क्या है, मालवेयर है। बोल देगा एआई है, क्या है, नहीं मालवेयर है। ठीक है ना। पीएम वानी, पीएम वानी क्या है, पीएम वानी से डब्ल्यू फॉर वाईफाई। ये बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं वाईफाई देंगे। मुझे पता है कि वाईफाई किस वेव में काम करता है, रेडियो वेव में काम करता है, तो जानते ही हम लोग। वाईफाई इज अ नेटवर्क, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रॉडबैंड। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, इसका नाम है पीएम वानी। इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक वाईफाई पूरा एरिया को बना देंगे वाईफाई जोन, ये वो वाला काम है, कोई खास बात नहीं, बहुत साल से न्यूज में। विश्ववैश्य, मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन, ये है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके पहले, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या पूछा, टास्क पे पहले क्वेश्चन पूछा। जैसे मान लो मेरे पास है गूगल ड्राइव, क्या गूगल ड्राइव एक सॉफ्टवेयर बना बनाया है। एमएस पावर पॉइंट क्या सॉफ्टवेयर बना बनाया है, यस। क्या मैं उसको यूज करके एक सर्विस प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, यस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आई एम यूजिंग समवन एल्सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एग्जांपल और देता हूँ आपको। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज क्लास प्लस, जो सारे कोचिंग्स को देती है अपना बना के ऐप, वेबसाइट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह। हमारा तो खुद का है, बाकियों का जो लोग लेते हैं उनसे, वो एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लोग उनसे आउटसोर्स कर लेते हैं और सर्विस देते हैं। व्हेन यू कैन यूज समवन एल्सेस सॉफ्टवेयर एंड यूज इट एज अ सर्विस, देन यू, दैट इज योर सॉफ्टवेयर सर्विस। बट सॉफ्टवेयर को अगर ब्लॉकचेन से रिप्लेस कर दे अगर हम, अब मैंने बताया कि लोग चाहेंगे ब्लॉकचेन को यूज करना, इट्स न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर अब सारे लोग ब्लॉकचेन तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या एक ब्लॉकचेन जैसा एक सर्विस बना दिया गया और एनीवन कैन कम एंड यूज दैट ब्लॉकचेन, तो मजा आ जाए। दैट इज व्हाई सरकार ने एक विश्वसनीय पोर्टल बनाया है। मीटी ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने बनाया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्टैक बना। एग्जांपल स्टैक क्या होता है, ये सारे स्टैक ही होते हैं। जैसे टैक मतलब इज अ प्री प्लान्ड सॉफ्टवेयर, इसमें आप जाके काम, टैली हो गया, ये सारे इसमें टैक्सेशन करते हैं। ठीक है, एक पेट पूजा करके ऐप है, जिसमें रेस्टोरेंट सारे लिंक्ड होते हैं, सारा उसकी बिलिंग वगैरह कर देता है वो। ये सारा स्टैक बना के रख देते हैं, बाकी कंपनीज कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको बोलेंगे अगर ब्लॉकचेन बेस्ड बना दिया गया तो इसको ये बोल दिया। ठीक है, समझते हैं। अब आते हैं भारत नेट के ऊपर। भारत नेट, पीएम वानी वाईफाई देगा, भारत नेट क्या देगा, इंटरनेट देगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अब हमें तो पता है कि ब्रॉडबैंड का मतलब होता है इंटरनेट, वो वाईफाई इंटरनेट अलग अलग चीज़ है, तो मिक्स तो करोगे नहीं। किसने बनाया है, बीबीएनएल ने बनाया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ध्यान रखोगे। तो भारत नेट क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गाँवों तक इंटरनेट पहुंचाने का सर्विस है, गाँवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का सर्विस है। अब आते हैं ये दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में पूछा जाए आपसे दो क्वेश्चन। भाषिणी एंड भारत जैन, दोनों में डिफरेंस है, समझना। ठीक है, भाषिणी अभी पीएम मोदी जी ने यूज किया था अभी रिसेंटली अपने एक स्पीच के दौरान। भाषिणी इज अ रियल टाइम कन्वर्टर। तुम बोलोगे इंग्लिश में या हिंदी में, वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हमने इसको 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे पास मेंशन है ना 8 शेड्यूल में, उस सारे शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि मैंने बोला इंग्लिश में, मैंने बोला हिंदी में, मैंने बोला कन्नड़ा में, मलयालम में, कोई बंदे को सुनना है अगर असमीज में सुन सकता है। ठीक है, ये बात होगी। इंडिया का एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। तो भाषिणी नाम लग रहा है भाषा, भाषा मतलब भाषा, एंड भाषा मतलब इट इज कनेक्टेड विद लैंग्वेज ओनली। लैंग्वेज का ही है, ओनली बोल दे तभी सही है भाई। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसलेशन देता है, ध्यान रखना इस बात में। गूगल में क्या होता है ट्रांसलेटर में, रियल टाइम ट्रांसलेशन है ये। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड। एग्जाम में पूछेगा आपसे, मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा गट फीलिंग आ रहा है, इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ध्यान रखोगे। एलएलएम और ये एलएलएम है, ये एनएलपी है, दोनों आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस बार एग्जाम में। ठीक है, कोई एक तो पूछा जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक है, ओपन सोर्स एआई, ओपन सोर्स एआई, जैसे ओपन सोर्स का मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन पूछा है 2022 में, इसमें से कौन कौन से ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि एनीवन कैन टेक द सोर्स कोड एंड मेक देयर ओन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ दैट। उनको स्क्रैच से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां से एपीआई निकालेंगे। एपीआई क्या होता है, एपीआई इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कोड, जिसको यूज करके तुम प्लेटफॉर्म को अपने बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये वो दे देगा। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी यूज कर सकता है, ये ओपन सोर्स है। सरकार का तो ओपन सोर्स डिजी लॉकर, कोविन, ये सारे ओपन सोर्स हैं। क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या है, कि जिसको मन जाए वो भाषा दान कर, भाषा दान का मतलब क्या, भाषा को डोनेट करना। तो वो जाए अपना भाषा मतलब उस डेटा सेट को ट्रेन करे, क्योंकि एआई है, एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, तो अपने भाषा से ट्रेन करें, दैट्स व्हाई इट इज अ क्राउड सोर्सिंग।
किस मिनिस्ट्री का है, बोल देगा मेटी मिनिस्ट्री का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है। पहला चीज याद रखो एग्जाम के लिए, बोल देगा 20 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज में। रियल टाइम ट्रांसलेशन देता है, यस इट इज बेस्ड ऑन एलएलएम, गलत, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एलएलएम पे बेस्ड तुम्हारा भारत जैन प्रोग्राम है। एलएलएम क्या बताया था मैंने, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एग्जांपल चैट जीपीटी वगैरह, ठीक है, समझ गए। ओपन सोर्स है, एग्जाम में बोल देगा यस ओपन सोर्स है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं भारत जैन पे, भाषणी इन भारत जैन। भारत जैन जनरेटिव एआई है। आपसे मैं पूछूं जनरेटिव एआई क्या होता है, मैं भी जस्ट पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको पढ़ाई देता हूं मैं आपको, थोड़ा था ना उस टाइम जनरेटिव एआई, मैंने आपको दिखाता हूं मैं आपको, छूट जाएगा नहीं तो। यहाँ आ जाओ, जनरेटिव एआई, ठीक है। जनरेटिव एआई का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि एआई व्हिच कैन जनरेट समथिंग व्हिच यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कॉमन सेंस, तभी तो ह्यूमन में को जनरेट तो तुम कर सकते हो, तभी इंसान की तरह सोचोगे, एंड दे यूज एएनएन, ठीक है। अब ये डीफेक्ट्स बड़े न्यूज़ में रहते हैं। डीफेक्ट्स क्या होता है कि तुम किसी इंसान का, जैसे कि दे मेक यू नो, आई वुड से, वो उस टाइप की इमेजेस बनाते हैं, पोर्नोग्राफी मटेरियल बनाते हैं, राइट। यू गो टू द वेबसाइट, मॉर्फ कर देते हैं फेस को किसी के साथ, मान लो किसी के पोर्नोग्राफी मटेरियल में किसी की एक्टर की फेस लगा दी, तो उससे क्या करते हैं, दे ब्लैकमेल समवन, राइट। ये वो वाली चीज़ है। एआई को करते हैं, यूज़ करते हैं फेक इमेज को क्रिएट करने के, लगेगा कि भाई ये तो सेम ही है। जैसे अभी डीपफेक अभी चल रहा था बहुत ज़्यादा, मोदी जी का चल रहा था बहुत, कि मोदी जी को ये बना दिया था, कुछ टाइम जैसा पहले बना था कि मोदी जी को ये बना दिया, वो बना, मोदी जी की आवाज़ भी चल रही थी बहुत ज़्यादा। डीपफेक में क्या होता है कि आप किसी की इमेजेस या वीडियोज़ को क्या करते हो, चेंज कर देते हो, 2 लोग की इमेज को बना दोगे, ये वो चीज़ होती है। अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। मुझे ये भी लगता है कि दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। जीएएन क्या होता है? जीएएन क्या होता है? देयर एआई के एल्गोरिदम होते हैं, सिंपल है यार। जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल सब के सब उसी पे एएन पे ही काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ओनली। ऑल ऑफ देम आर डीप लर्निंग ओनली। तरीका अलग-अलग है। जीपीटी इज़ नथिंग बट अ जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव वो भी नाम है जनरेटिव है। जनरेट करता है व्हिच इज़ बेस्ड ऑन एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे सेट किया गया, उसको बहुत बड़े डेटा को सेट किया गया है। बड़े डेटा सेट को ट्रेन किया गया है। दैट सिंपल इज़ दैट। जीएएन भी सिंपल सी चीज़ है। 1 मिनट रुकना गाइस। अब जीएन क्या करता है? जीएन कुछ नहीं करता, सिंपल सी बात है, ये डीफेक्ट क्रिएट करता है। कैसे करता है? रियल इमेज निकालेगा, एक बंदा क्या करेगा, जनरेट करेगा, जनरेटर होता है इसमें। ये क्या करता है? ये 2 न्यूरल नेटवर्क को साथ में लेके चलता है। मतलब क्या? एक न्यूरल नेटवर्क है, तो जनरेटर है। ये जनरेट करेगा, बोलेगा भाई ये देख तो ये सही है। फिर एक होता है डिस्क्रिमिनेटर, एक और न्यूरल नेटवर्क इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। ये रियल आईडी से मैच करेगा, रियल फोटो से। बोलेगा भाई तुम्हारा इतना परसेंट मैच हो, फिर से तू बना। ये फिर बना के चोरी करके देगा, फिर बोलेगा भाई इतना मैच हो रहा है, फिर से बना। एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, अल्टीमेटली जाके तुम्हारा इमेज बनता है। तो इट वर्क्स ऑन द 2 पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ 2 न्यूरल नेटवर्क्स अगेंस्ट ईच अदर, आपस में काम करते हैं। जनरेटर बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको हटाता है, बोलता है गलत बनाया, वो फिर से बनाता है, फिर से गलती निकालता है। दैट्स हाउ दे परफेक्ट इट एंड अल्टीमेटली इमेज बन जाती है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, आपस में। एडवर्सरियल का मतलब यही है कि दो न्यूरॉन्स आपस में काम करते हैं, 2 न्यूरल नेटवर्क आपस में वर्क करते हैं, ठीक है? ये आपस में क्रॉस करके वर्क करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करके वर्क करते हैं, समझ गए? तो डीपफेक वर्क्स ऑन द जीएएन टेक्नोलॉजी। जीएएन टेक्नोलॉजी नथिंग बट एआई, अगेन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ओनली। इट्स आल्सो डीप लर्निंग, सब एक ही बात है मोटा-मोटी। डीप लर्निंग भाई क्या है, जो एआई को यूज़ करेगा। एआई इज़ नथिंग बट अ सिस्टम एआई का व्हिच विल फॉलो दिमाग कैसे वर्क करता है, एंड दैट्स हाउ दे विल जनरेट थिंग्स, ठीक है? जनरेटिव एआई भी एक एग्जांपल है। सब बता दिया मैंने, अब लास्ट में आ जाओ। लास्ट टॉपिक इसके बाद खत्म है। भारत जेन। भारत जेन जनरेटिव एआई सिस्टम है। ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मल्टी मॉडल कंटेंट मतलब कि ऑडियो बना सकता है, इमेज बना सकता है, सब कुछ बना सकता है, ठीक है? इंडियन लैंग्वेज में बनाएगा, सबसे खास बात इसकी है। जीपीटी तो जीपीटी कन्वर्ट कर सकता है ना, ये बनाएगा ही इंडियन लैंग्वेजेस में। तुम देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें इंडियन लैंग्वेज में भी है। अरे नहीं, ये सिर्फ ट्रांसलेटर है, भाषिणी। और भारत जेन पूरा जनरेटिव एआई है, कुछ भी बना देगा, इंडियन लैंग्वेज में बनाएगा, ठीक है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नॉट ऑन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज वाला प्रोसेसिंग होगा, भाषिणी बेस्ड होगा इसमें, ठीक है? समझ गए? चलो, दैट इज़ व्हाट इट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग द ट्रांसलेटिंग द रियल टाइम टेक्स्ट, ठीक है? चलिए, यहाँ तक मेरा हो गया। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर आईटी एंड कंप्यूटर का पार्ट। मेरा साइंस टेक ओवर है, एक टॉपिक बचा है डिफेंस, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ खास इस बार न्यूज़ में नहीं है, ठीक है? खत्म है मेरा, ठीक है? चलो, साइंस टेक ओवर है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉब्ली विद द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? चलिए, मिलते हैं। बाय बाय।